हार्दिक स्वागत है। अपन जो नॉरसेट के लिए एक स्पेशल हल्ला बोल सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसी को आज कंटिन्यू करते हुए अपन सेंसरी सिस्टम, जिसमें अपन आई को डिस्कस करते हैं, अपन ईयर को डिस्कस करते हैं, अपन नोज को डिस्कस करते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर रहती है टॉन्सिल को डिस्कस करते हैं, जिसको अपन ईएनटी के नाम से जानते हैं। तो उससे रिगार्डिंग जो भी अपने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आप सबको मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। जो भी आपके कलीग जो दोस्त लोग हैं जो इस नॉरसेट के लिए हल्ला बोल सीरीज से कुछ उसको बेनिफिट मिल सकता है, उन सब लोगों तक इस सेशन को अप्रोच करवाइए। और उससे पहले मैं आप सबके लिए एक टॉपर की घोषणा कर देता हूं। जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें लगातार एक, जो मैंने आपको कल भी जिक्र करा था कि एक लड़की लगातार टॉप कर रही है, तो वो हमारे लिए एक चैलेंज बन चुकी है। अगर आप में से भी कोई ऐसा बंदा जो उस लड़की को चैलेंज करता हो, जो उसको टॉप रैंक से हटा सकता हो, तो इस टेस्ट सीरीज को जरूर जुड़िएगा। और इस लड़की का नाम है पूजा धीमन। पूजा धीमन कंसिस्टेंटली 6 टेस्ट से लगातार टॉप कर रही है। तो आप सबके लिए एक चैलेंज दे रहा हूं, अगर उस लड़की को चैलेंज करके इस सीरीज से आप पिछाड़ सको तो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिएगा। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं इस इंपॉर्टेंट सेशन को, और इस सेशन में अपन सेंसरी ऑर्गन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं अपन पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, द आईबॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप विथ ए डायमीटर ऑफ अबाउट। जो आईबॉल रहता है, आई का जो आईबॉल रहता है उसका डायमीटर पूछा गया है। तो आंसर आपके सामने ऑप्शन क्या है, 1.8 सेंटीमीटर, 3.0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर या फिर 2.5 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि जो आई बॉल रहता है उसका डायमीटर कितना होता है, उसका डायमीटर कितना होता है, डायमीटर कितना होता है, देखना डायमीटर बताना है। देखो जो आई रहती है वो कौन सी कैविटी में रहती है, आपकी ऑर्बिटल कैविटी में रहती है। ऑर्बिटल कैविटी में रहती है, और ऑर्बिटल कैविटी की जो कैपेसिटी होती है वो अराउंड 30 ml रहती है। कितनी रहती है, 30 ml। पहली बात, आई कहाँ सिचुएटेड होती है, अपने ऑर्बिटल कैविटी में होती है। कहाँ पर होती है, अपने ऑर्बिटल कैविटी में। और ऑर्बिटल कैविटी की कैपेसिटी कितनी होती है, 30 ml होती है। और उसमें से आई बॉल कितना कवर करता है, आई बॉल कितना एरिया कवर करता है, तो 6 ml का एरिया अराउंड कितना करता है, आपका आई बॉल कवर करता है। मतलब ऑर्बिटल कैविटी का 1/6 पोर्शन कौन कवर करता है, आपके कौन कवर करता है, आई बॉल करता है ऑर्बिटल कैविटी का। और जो ऑर्बिटल कैविटी में जो आई बॉल है और उसका डायमीटर कितना होता है, डायमीटर बोले तो उसका व्यास कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर या 1 इंच कह सकते हैं अपन। क्या कह सकते हैं, 1 इंच। डायमीटर का मतलब किसी भी स्ट्रक्चर का व्यास कितना, कितनी स्ट्रक्चर वो कवर करती है, कितना स्पेस वो कवर करती है। तो ऑर्बिटल कैविटी में आई सिचुएटेड होती है जो ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप की होती है, मतलब राउंड शेप की होती है। और वो अराउंड कितना स्पेस कवर करती है, आपके 6 ml का। ये तीनों चारों बातें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, बेसिक बातें अपनी आई की स्टार्ट होती है। तो आपका आंसर क्या राइट रहेगा, डी आपका राइट आंसर रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, in the complex sense of vision, the image of an object focused on the retina and it transmitted to the brain by which। देखिए क्वेश्चन को पढ़िएगा कि भाई कोई भी जैसे विजन के लिए आपका जो सिग्नल ट्रांसमिशन होते हैं उस सिग्नल का ट्रांसमिशन कौन करता है, कि इन द कॉम्प्लेक्स सेंस ऑफ विजन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को फोकस्ड करके रेटाइना से ट्रांसमिट कौन करता है, ब्रेन तक। ब्रेन तक ट्रांसमिट कौन करता है, आपके सामने ऑप्शन कौन से, पहला क्या है कॉर्निया, दूसरा क्या है लेंस, तीसरा क्या है रेटाइना, और चौथा क्या आपके ऑप्टिक नर्व। चौथा कौन सा है, ऑप्टिक नर्व। कुछ लोग गलती कर रहे हैं, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से नहीं देख रहे हो। रेटाइना तो ऑप्शन में क्वेश्चन में दे रखा है भाई लोगों, रेटाइना तो क्वेश्चन में दे रखा है। बात रेटाइना से पहुंचाने की हो रही है, किसकी बात हो रही है, रेटाइना से पहुंचाने की बात हो रही है। आप यही गलती कर जाओगे, ध्यान रखिएगा। थोड़ा इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए थोड़ा अपना कॉन्शियसनेस बढ़ाइए, थोड़ा और अलर्ट रहिए। तो रेटाइना से आपको कौन सी जो नर्व होती है वो सिग्नल ट्रांसमिट करती है, तो आपकी ऑप्टिक नर्व। कौन सी नर्व, ऑप्टिक नर्व। कौन सी नंबर की क्रेनियल नर्व है, सेकंड नंबर की आपकी क्रेनियल नर्व है। कौन सी है, सेकंड क्रेनियल नर्व है, जो कि रेटाइना से सिग्नल कहां लेके जाती है, आपके ब्रेन में। और ब्रेन की कौन सी लोब में, ऑक्सीपिटल लोब में। कौन सी लोब में, ऑक्सीपिटल लोब में लेके जाती है। कहाँ पे लेके जाती है, ऑक्सीपिटल लोब में। और ऑक्सीपिटल लोब ही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपके विजन के लिए। और वहाँ पे कौन से कुछ एरियाज प्रेजेंट होते हैं वो आपको मैं लेटर ऑन डिस्कस करूंगा। क्लियर है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका डी ऑप्टिक नर्व। नेक्स्ट सबसे धमाकेदार क्वेश्चन, देखिए मुझे पूरी उम्मीद है
कि 90% लोगों का गलत आंसर जाने वाला है। क्वेश्चन पढ़िएगा कि विच फ्लूइड प्रेजेंट इन पोस्टीरियर चैम्बर ऑफ आई, कौन सा फ्लूइड आई के पोस्टीरियर चैम्बर में प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है? आई के पोस्टीरियर चैम्बर में प्रेजेंट होता है। देखिए पहला क्या है, पहला क्या है आपके सामने? एक्वस ह्यूमर, दूसरा क्या है? विट्रस ह्यूमर, तीसरा क्या है? कोरोइडल ह्यूमर, और चौथा क्या है? काइसिड ह्यूमर। क्या है? काइसिड ह्यूमर। जो चार आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से आपको बताना है आई के पोस्टीरियर चैम्बर में कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। आई के पोस्टीरियर चैम्बर में कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट रहता है? एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, कोरोइडल ह्यूमर या काइसिड ह्यूमर। मोस्ट ऑफ दी लोगों के बीच में रेस जो चल रही है वो ए और बी वाली रेस चल रही है। तो आप सब लोगों के लिए मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो बी वाले लोग हैं वो बड़े होशियार लोग हैं, बड़े समझदार लोग हैं, और बी वाले लोगों का राइट आंसर होगा विट्रस ह्यूमर प्रेजेंट होता है आपके आई के पोस्टीरियर चैम्बर में। कहां प्रेजेंट होता है? पोस्टीरियर चैम्बर में। यह बिल्कुल मजाक था, ये आपके लिए मजाक था, क्योंकि आंसर जो राइट होता है वो आपका क्या रहेगा? आपका ए राइट रहता है। कौन सा राइट रहता है? ए राइट रहता है। और ए क्या है आपका? एक्वस ह्यूमर। क्या राइट है? एक्वस ह्यूमर राइट आंसर है। एक्वस ह्यूमर इज द राइट आंसर है। एक्वस ह्यूमर याद रखिएगा, आई के एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर में हमेशा एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है? एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट रहता है। पोस्टीरियर कैविटी या फिर आपको पोस्टीरियर सेगमेंट बोले तब क्या आपका आंसर होना चाहिए? विट्रस ह्यूमर। कभी भी आई के एंटीरियर या पोस्टीरियर चैम्बर में विट्रस ह्यूमर प्रेजेंट नहीं होता है। पोस्टीरियर चैम्बर में ही भी क्या होता है? एक्वस ह्यूमर। एंटीरियर चैम्बर में भी क्या होता है? एक्वस ह्यूमर होता है। जबकि पोस्टीरियर कैविटी या पोस्टीरियर सेगमेंट में क्या प्रेजेंट होता है? आपके विट्रस ह्यूमर। याद रखिएगा, याद रखिएगा, हमेशा ये गलती मत कर देना। एक राइट आंसर यहां पर ए एक्वस ह्यूमर इज द राइट आंसर है। और एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन कौन करता है उसके लिए अपन बात करते हैं। देखो सीलियरी बॉडी, सीलियरी बॉडी जो आपका मिडिल लेयर का पार्ट होती है उसके जो सीलियरी प्रोसेस होते हैं, सीलियरी प्रोसेस होते हैं, और सीलियरी प्रोसेस में भी कौन? सीलियरी एपिथेलियम। कौन? सीलियरी एपिथेलियम प्रोडक्शन करती है। किसका? एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन करती है। किस रेट पर? 2 to 3 mcg, 2 to 3 mcg पर मिनट इसका प्रोडक्शन होता है। और जो कांस्टेंट अमाउंट होता है एक्वस ह्यूमर का वो कितना होता है? 0.3 ml। कितना होता है? कांस्टेंट अमाउंट। याद रखिएगा, एक्वस ह्यूमर का कांस्टेंट अमाउंट कितना रहता है? 0.3 ml ही कितना रहता है? कांस्टेंट अमाउंट रहता है 0.3 ml। प्रोडक्शन रेट क्या रहती है? 2 to 3 माइक्रोग्राम पर मिनट की रेट से प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। और टोटल जो आई के अंदर कांस्टेंट रहता है वो कितना होता है? 0.3 ml रहता है। कितना रहता है? 0.3 ml रहता है। तो याद रखिएगा, प्रोडक्शन कौन करता है? आपके सीलियरी बॉडी की जो सीलियरी एपिथेलियम होती है वो प्रोडक्शन करती है एक्वस ह्यूमर का। और एक्वस ह्यूमर दो काम करता है। क्या दो काम करता है? एक तो जो लेंस रहता है उसको वॉश आउट करने में मदद करता है, और दूसरा जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर रहता है उसको मेंटेन करने में मदद करता है, जो आईओपी को मेंटेन करने में मदद करता है। और जब आईओपी इंबैलेंस होगा तो एक डिसऑर्डर होता है, उस डिसऑर्डर का नाम है आपके ग्लूकोमा। क्या नाम होता है? ग्लूकोमा। मैं आगे आपको एक्वस ह्यूमर का पाथवे बताऊंगा किस तरह से ग्लूकोमा होता है, क्या उसकी पैथोफिजियोलॉजी रहती है, वो अगर अपन लेटर और डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल के लिए अपने लिए याद रखिएगा, आई के एंटीरियर पोस्टीरियर चैम्बर में एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत से लोगों ने ये एग्जाम में क्वेश्चन गलत करा हुआ है। पोस्टीरियर कैविटी बोले या पोस्टीरियर सेगमेंट बोले तब उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है? उस कंडीशन में आपको यूट्रस करना होता है, आपका क्या? विट्रस ह्यूमर करना होता है। क्लियर है? आपको आगे क्या चैम्बर होता है उसके बारे में अपन लेटर और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखिए, विच स्ट्रक्चर ऑफ द आई इज हेल्पफुल इन द चेंजिंग द थिकनेस ऑफ लेंस। कौन सी स्ट्रक्चर है वो क्या रहती है? हेल्पफुल रहती है किसमें? अपने लेंस की थिकनेस को चेंज करने में। पहला ऑप्शन क्या है आपके सामने? सक्लेरा। दूसरा क्या है? कॉर्निया। तीसरा ऑप्शन क्या है आपके सामने? सीलियरी बॉडी। और चौथा ऑप्शन क्या है? आइरिस। कॉर्निया, स्क्लेरा, सीलियरी बॉडी और आइरिस। तो इसमें कौन सा राइट आंसर रहेगा? कौन सा राइट आंसर हो गया? फटाफट से अपने आंसर पुट करिएगा, फटाफट से अपने आंसर पुट करिएगा। कौन सी स्ट्रक्चर है जो किस में मदद करती है? चेंजिंग द थिकनेस ऑफ लेंस। लेंस की थिकनेस को बनाने में
चेंज करने में मदद करती है। कौन सी स्ट्रक्चर रहती है? बहुत बढ़िया, बहुत से लोगों के राइट आंसर है। कुछ ए आंसर दे रहे हैं, पता नहीं क्यों दे रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल आपका सीलियरी बॉडी रहती है, वो किस में मदद करती है? सीलियरी बॉडी आपको किस में मदद करती है? लेंस की साइज को, थिकनेस वो चेंजेस करने में, उसको एडजस्ट करने में मदद करती है। कौन? सीलियरी बॉडी। देखिए आई की जो लेयर होती है ना, कवरिंग, आई की मेनली 3 कवरिंग होती है। 3 कवरिंग कौन कौन सी होती है? देखो अपन आउटर लेयर की बात करें, आउटर लेयर की अगर हम बात करें तो मेनली क्या रहता है आपने, एक तो स्क्लेरा, दूसरा क्या रहता है आपका कॉर्निया रहता है। आउटर लेयर की बात करें, अगर अपन मिडिल लेयर की बात करें, मिडिल लेयर की अगर अपन बात करें, मिडिल लेयर अपना क्या रहता है, एक तो आपका रहता है कोरोइड, एक क्या रहता है कोरोइड, दूसरा क्या रहता है आपका सीलियरी बॉडी, सीलियरी बॉडी, और एक स्ट्रक्चर क्या रहती है आपकी आइरिस। कौन सी स्ट्रक्चर रहती है? आइरिस। मेनली और जो सबसे आई को अगर अपन स्ट्रक्चर के रूप में देखें तो सबसे आउटर स्ट्रक्चर किसकी रहती है? सबसे बाहर वाली स्ट्रक्चर किसकी रहती है? सबसे आउटर स्ट्रक्चर आपकी स्क्लेरा और कॉर्निया, जबकि आउटर लेयर बनाती है। मिडिल लेयर की बात करें, मिडिल लेयर को अपन यूवेल ट्रैक्ट भी कहते हैं। कौन सी लेयर कहते हैं? यूवेल ट्रैक्ट भी कहते हैं। और यूवेल ट्रैक्ट के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक तो कोरोइड होता है जो चॉकलेटी ब्राउन इन कलर होता है, उसके आगे कंटिन्यू किससे होता है? आपकी सीलियरी बॉडी से, और वो आगे किससे कंटिन्यू करता है? आइरिस से कंटिन्यू करता है। किससे कंटिन्यू करता है? आइरिस से। और उसके अलावा सीलियरी बॉडी क्या करती है? लेंस को लिए सपोर्ट देती है। कौन सा लिगामेंट? सस्पेंसरी लिगामेंट, या उसे अपन जोन्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जोन्यूल्स के द्वारा लेंस को होल्ड रखने का काम कौन करता है? आपके सीलियरी बॉडी करते हैं। और जो इनर जो लेयर रहती है, इनर लेयर किसकी होती है? आपके रेटाइना की। इनर लेयर कौन बनाता है? आपके रेटाइना, रेटाइना बनाता है। क्लियर है? तो अब जो सीलियरी बॉडी क्या करती है? लेंस को होल्ड रखने का काम करती है। किसकी हेल्प से? सस्पेंसरी लिगामेंट से। सस्पेंसरी लिगामेंट, या फिर उसे अपन क्या कह सकते हैं? जोन्यूल्स। क्या कहते हैं अपन? जिन ऑफ जोन्यूल्स भी कहते हैं, जिन ऑफ जोन्यूल्स भी कहते हैं। सस्पेंसरी लिगामेंट से आगे क्या रहती है? जिन ऑफ जोन्यूल रहती है, जो किसको होल्ड रखती है? आपके लेंस को होल्ड रखने का काम करती है। जब कभी भी आप जो लेंस को एडजस्ट करना होता है ना, नियर विजन के लिए, दूर विजन के लिए, तब अपन क्या कर लेते हैं? ये सीलियरी बॉडी सस्पेंसरी लिगामेंट की हेल्प से क्या कर देती है? या तो उसको कॉन्वेक्स बना देती है, या फिर उसको क्या कर देती है? कॉनकेव कर देती है। ये दोनों एडजस्टमेंट करने का काम कौन करती है? सीलियरी बॉडी करती है। किसको? लेंस को एडजस्ट करवाने में मदद करती है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कहीं फिर से गलती ना हो जाए, इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा कि इफ ए पर्सन लैक ऑफ पोरफायरोक्सिन, एक पर्सन में पोरफायरोक्सिन की कमी है, आयोडोप्सिन की कमी है और साइनोप्सिन की कमी है, इन आई रिजल्ट इन, उस कंडीशन में क्या दिक्कत आ सकती है? आई में क्या क्या कमी है? एक तो आपका पोरपायरोक्सिन की कमी है, एक और आयोडोप्सिन की कमी है, और एक अपना कौन सा? साइनोप्सिन की कमी है। किसकी? साइनोप्सिन की कमी है। इस कंडीशन में क्या दिक्कत आ सकती है? देखिए, ब्लाइंडनेस हो सकती है, कलर अनडिप्रिशिएटिंग हो सकती है, नेक्टोलोपिया हो सकता है, या फिर ड्राइनेस ऑफ आई हो सकती है। मोस्ट ऑफ दी लोगों के बिल्कुल करेक्ट जवाब आ रहे हैं। कुछ लोग ए भी दे रहे हैं, कुछ लोग सी भी दे रहे हैं, पर मोस्ट ऑफ दी लोगों के कौन से आंसर आ रहे हैं? और बी। और मुझे लोगों के साथ जाना पड़ेगा, और मुझे कोई मजाक नहीं पसंद है, और मैं आपका आंसर करना चाह रहा हूं कलर डिफ्रेंशिएटिंग, क्योंकि जिसको अपन और किस नाम से कह सकते हैं? कलर ब्लाइंडनेस कह सकते हैं। कलर ब्लाइंडनेस बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। जब आप सेलेक्ट हो जाओगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग सेलेक्ट होने वाले हो, और जब सेलेक्ट हो जाओगे तो तब उस टाइम कलर ब्लाइंडनेस की इंपॉर्टेंस रहती है। कहीं जो इंस्टीट्यूट है वो कलर ब्लाइंड पर्सन को नहीं लेती, ऐसी दिक्कत आती है कुछ लोगों के साथ में। तो खुद की आज आई टेस्ट भी अपन कर देंगे कि किसी को कहीं कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है। मेरे पास में पूरी टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध है, तो आप सब लोगों की आज कलर ब्लाइंडनेस को चेक कर लिया जाएगा। तो बने रहिए हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट सेशन में। क्लियर है? तो पोरफायरोक्सिन क्या करता है? वो आपके रेड कलर को डिफ्रेंशिएट करने में मदद करता है। आई को रेड कलर को डिफ्रेंशिएट करने में मदद कौन करता है? पोरपायरोक्सिन। और जो आयोडोप्सिन होता है वो ग्रीन कलर को डिफ्रेंशिएट करने में मदद करता है, और जो साइनोप्सिन होता है वो ब्लू कलर को डिफ्रेंशिएट करने में मदद करता है। साइनोप्सिन होता है जो ब्लू कलर को डिफ्रेंशिएट करने में मदद करता है। किसको? ब्लू कलर को डिफ्रेंशिएट करने में मदद करता है। और इन तीनों कलर को अपन किस नाम से जानते हैं? तीनों कलर को अपन प्राइमरी कलर कहते हैं। क्या कहते हैं अपन? प्राइमरी कलर्स कहते हैं। और ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? व्हाइट कलर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? व्हाइट बनाते थे। क्लियर है? तो प्राइमरी कलर पोरपायरोक्सिन रेड, आयोडोप्सिन ग्रीन, साइनोप्सिन ब्लू, और इन तीनों को अपन किस नाम से जानते हैं? प्राइमरी कलर के नाम से
जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, प्राइमरी कलर के नाम से जानते हैं। तो क्लियर है, आपका राइट आंसर क्या है, आपका बी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ यूवियल ट्रैक्ट, इनमें से कौन सा है जो यूवियल ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, कोरोइड, सीलियरी बॉडी, स्क्लेरा और आइरिस, कौन सा है जो किसका पार्ट नहीं है, किसका पार्ट नहीं है, आपके यूवियल ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है। कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं जिसमें आपका कोरोइड हो गया, सीलियरी बॉडी हो गया, स्क्लेरा हो गया और आइरिस हो गया, जो कि किसका पार्ट नहीं है, आपके यूवियल ट्रैक्ट का पार्ट नहीं, किसका पार्ट नहीं है, यूवियल ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है। क्लास अगर मैक्सिमम लोगों तक अप्रोच कर रहे हैं, क्लास को थोड़ा सब लोगों का कुछ इंपॉर्टेंट आपको अगर कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है तो सब लोगों तक अप्रोच करवाने की कोशिश करिएगा। देखिए इसमें अगर यूवियल ट्रैक्ट के अपन पार्ट की बात करें तो स्क्लेरा किसका पार्ट है, आपकी आउटर लेयर का पार्ट है। किसका, मैंने अभी आपको बताया था कि जो आउटर लेयर होती है जो किससे मिलकर बनी होती है, आपके स्क्लेरा और कॉर्निया से। स्क्लेरा को अपन किस नाम से जानते हैं, व्हाइट ऑफ आई, व्हाइट ऑफ आई अपन कहते हैं किसको, स्क्लेरा को। और स्क्लेरा किसका पार्ट है, आउटर लेयर का पार्ट है। तो इसका मतलब क्या है, अपन यूवियल ट्रैक्ट किसे कहते हैं, अपन मिडिल लेयर को कहते हैं। मिडिल लेयर को अपन क्या कहते हैं, यूवियल ट्रैक्ट कहते हैं। और यूवियल ट्रैक्ट के 3 पार्ट होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कौन कौन से, कोरोइड, सीलियरी बॉडी और आइरिस, तीनों इंपॉर्टेंट पार्ट रहते हैं। क्या, तीनों इंपॉर्टेंट पार्ट रहते हैं। यूवियल ट्रैक्ट क्या होती है भाई, आई की जो आउटर लेयर होती है वो होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, दो मेनली, एक तो स्क्लेरा और दूसरा क्या आपका कॉर्निया से मिलकर बनी होती है। मिडिल लेयर जो होती है, मिडिल लेयर को अपन किस नाम से जानते हैं, यूवियल ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, यूवियल ट्रैक्ट के। और यूवियल ट्रैक्ट के 3 पार्ट होते हैं आपके, पीछे वाला पार्ट जो बैक वाला पोर्शन रहता है वो कौन सा होता है, अपना सीलियरी बॉडी रहता है, वो आगे कंटिन्यू किससे करता है, आपके अपना कोरोइड रहता है, पीछे वाला पार्ट, आगे सीलियरी बॉडी और फिर आपका आइरिस रहता है और इस साइड में क्या रहता है, आपका लेंस। तो ये स्ट्रक्चर रहती है मेनली। तो यूवियल ट्रैक्ट के 3 पार्ट, कोरोइड, सीलियरी बॉडी और आइरिस, याद रखिएगा। नेक्स्ट, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी प्रेजेंट इन, ये क्वेश्चन आ रखा BBSR में, पुणे से रैम्स का क्वेश्चन था 2018 में। 2018 का 15 फेब को पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लेटरल जेनिकुलेट बॉडी प्रेजेंट कहाँ रहती है, कौन से पाथवे में लेटरल जेनिकुलेट बॉडी प्रेजेंट रहती है, कौन सी बॉडी लेटरल जेनिकुलेट बॉडीज कहाँ प्रेजेंट रहती है। देखिएगा, ब्रेन स्टेम में, सेरेबेलम में, विजुअल पाथवे में या फिर ऑडिटरी पाथवे में। फटाफट से अपने आंसर रखिएगा, कौन से पाथवे में लेटरल जेनिकुलेट बॉडी प्रेजेंट रहती है, ब्रेन स्टेम में, सेरिबेलम में, विजुअल पाथवे में या फिर ऑडिटरी पाथवे में। देखिए, ऑडिटरी पाथवे में आपकी मीडियल जेनिकुलेट बॉडी रहती है, कौन सी रहती है, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी रहती है, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी प्रेजेंट रहती है। अगर लेटरल का पूछा है तो कहीं फ्यूचर में क्या पूछ सकते हैं, आपके ऑडिटरी पाथवे या मतलब मीडियल जेनिकुलेट बॉडीज का पूछा जा सकता है। तो ऑडिटरी पाथवे में कौन सी रहती है, आपके मीडियल जेनिकुलेट बॉडी रहती है। और विजुअल पाथवे में कौन सी प्रेजेंट रहती है, विजुअल पाथवे में कौन सी रहती है, आपके लेटरल जेनिकुलेट बॉडी रहती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी प्रेजेंट इन विजुअल पाथवे। लेटरल जेनिकुलेट बॉडी होती है जो विजुअल पाथवे में प्रेजेंट होती है और मीडियल जो रहती है वो ऑडिटरी में पाथवे में प्रेजेंट रहती है। कहाँ, ऑडिटरी पाथवे में प्रेजेंट रहती है। देखिए अब ऐसा एक धमाकेदार क्वेश्चन आया है जिसके आंसर्स की उम्मीद मुझे आप लोगों से थोड़ी कम है, देखते हैं क्या रहता है। देखो, इन्फ्लामेशन ऑफ द लैक्रिमल ग्लैंड इज नोन एज, इन्फ्लामेशन ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड इज नोन एज, इन्फ्लामेशन ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड इज नोन एज क्या है आपका, डेक्रोसिस्टाइटिस, क्या डेक्रोसिस्टाइटिस या फिर सैलाइडाइटिस, डेक्रोएडिनाइटिस और डेक्टिलाइटिस। देखिए, कुछ लैक्रिमल ग्लैंड जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, अपन उसको किस नाम से जानते हैं, उसको अपन टीयर ग्लैंड, जो टीयर का सिक्रेशन करती है उसको अपन क्या कहते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड कहते हैं। कहाँ पर रहती है, अपन अपर टार्सल्स पर, इस लेटरल अपर टार्सल पे प्रेजेंट रहती है। तो टीयर्स का प्रोडक्शन करती है, उसका अगर उसका इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे अपन क्या किस नाम से जानेंगे, डेक्रोसिस्टाइटिस, सिलेंडाइटाइटिस, डेक्रोएडिनाइटिस और या फिर डेक्टिलाइटिस। फटाफट से आपके आंसर, कुछ लोगों के सी आंसर आ रहे हैं, कुछ के बी आंसर आ रहे हैं, कुछ के ए आंसर आ रहे हैं, मतलब मिक्स आंसर आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, मिक्स आंसर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, हंसराज मीणा का बिल्कुल राइट आंसर है डेक्रोएडिनाइटिस। क्या है डेक्रोएडिनाइटिस, क्या रहता है आपका, इन्फ्लामेशन ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड रहता है। इन्फ्लामेशन ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड को अपन क्या कहेंगे,
लैक्रिमल ग्लैंड को अपन किस नाम से कहेंगे, अपन उसको डेक्रोएडिनाइटिस कहेंगे, जबकि डेक्रोसिस्टाइटिस होता है जो इन्फ्लामेशन ऑफ लैक्रिमल सेक होता है, किसका, इन्फ्लामेशन ऑफ लैक्रिमल सेक। लैक्रिमल जो सेक रहता है वो आपके इनर आई की साइड में प्रेजेंट होता है, अगर उसका इन्फ्लामेशन होता है तब उसे अपन क्या कहेंगे, डेक्रोसिस्टाइटिस कहेंगे। और लैक्रिमल ग्लैंड का इन्फ्लामेशन होगा तो उसे अपन डेक्रोएडिनाइटिस कहेंगे। और जो स्लाइवरी ग्लैंड होती है उसका इन्फ्लामेशन होता है तो उसको अपन सियालाइंडाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, सियालाइंडाइटिस कहते हैं। और जो डी जो रहता है डेक्टिलाइटिस कहते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ फिंगर्स, इन्फ्लामेशन ऑफ फिंगर्स। और जो सिलाइंडाइटिस रहता है वो रहता है इन्फ्लामेशन ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स, इन्फ्लामेशन ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स, जो कि मैंने आपको कुछ स्लाइवरी ग्लैंड बताई थी, सब मैक्सिलरी, मैंडिबुलर, अपनी पैरोटिड ग्लैंड जो आपको गैस्ट्रो वाले पोर्शन में बताई थी, अगर उनका इन्फ्लामेशन होता है उसको अपन क्या कहते हैं, सियालाइंडाइटिस कहते हैं। देखो नेक्स्ट, What is the first intervention in hospital setting when chemical splash into eye is? अगर आप हॉस्पिटल सेटिंग में हो, हॉस्पिटल गए हो किसी रिश्तेदार के साथ में और उसी टाइम आपको गलती से कोई हॉस्पिटल में यूज़ होने वाला केमिकल जो सफाई के लिए यूज़ कर रहे अपन जनरली यूज़ करते हैं, जिसमें मान लो सोडियम हाइपोक्लोराइड हो गया और वो किसी पेशेंट की या किसी पर्सन की आंख में गिर जाता है, तो उस कंडीशन में सबसे पहली प्रायोरिटी क्या रहती है, वो देखिए क्विकली असेस द क्लाइंट एंड विजुअल एक्टिविटी। क्लाइंट को असेस करें और उसकी विजुअल एक्टिविटी देखें, उसकी आंख के देखने की क्षमता को असेस किया जाए। क्लियर है। दूसरा क्या रहेगा, चेक द पीएच ऑफ आई की पीएच को चेक करा जाए। नॉर्मली जो आई की पीएच रहती है वो 7.1 to 7.3 रहती है, मतलब क्या, स्लाइट एल्कलाइन रहती है। आई की पीएच हमेशा स्लाइट एल्कलाइन रहती है। सबसे पहले क्या कर सकते हो, विजुअल एक्टिविटी करो, क्लाइंट को देखो और विजुअल एक्टिविटी एसेस करो। दूसरे में पीएच को चेक करो। तीसरा रहता है इरिगेट दाई। थर्ड क्या रहता है आपका, इरिगेट दाई। और जो डी जो रहता है वो क्या रहता है, डॉक्यूमेंट द इंसिडेंस। क्या करो, कुछ मत करो और इंसिडेंस को डॉक्यूमेंट करो कि भाई उस आदमी के आंख में सोडियम हाइपोक्लोराइड गिर गया, बस डॉक्यूमेंट कर दो और बात खत्म। अब देखिए फटाफट, ये सवाल थोड़ा कंफ्यूजन वाला सवाल है, एग्जाम में इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कई बार इसमें आप गलती करने के पूरे चांसेस रहते हैं। 2 सवाल मैं आपको दूंगा, एक सवाल आगे और आएगा, उसमें भी एक अलग कंडीशन रहेगी और इसमें एक अलग कंडीशन है, तो दोनों कंडीशन को आपको समझना है। तो इसमें राइट आंसर क्या जाना चाहिए, कितने लोग हैं, मोस्ट ऑफ द लोग आपको ए के साथ जा रहे हैं, कुछ लोग सी के साथ जा रहे हैं, मैक्सिमम कुछ लोग सी के साथ में जा रहे हैं और कुछ ए के साथ में जा रहे हैं। देखो पॉइंट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्या लाइन रही है, ये रही आपकी हॉस्पिटल सेटिंग। अगर आप हॉस्पिटल सेटिंग में यहाँ पर अगर है तो आपको क्या करना है, आपकी हमेशा पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी, क्विकली असेस द क्लाइंट एंड विजुअल एक्टिविटी। देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए इज द राइट आंसर रहेगा, क्योंकि अगर आप हॉस्पिटल सेटिंग है तो सबसे पहले क्या करो, क्लाइंट को देखकर आप क्या करो, उसकी विजुअल एक्टिविटी को असेस करो। देखो प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए, प्रैक्टिकली ऐसा सोचा जाए तो ये थोड़ा आपको गलत लगेगा, क्योंकि पेशेंट को जब आंख में कुछ गिर गया है तो विजुअल एक्टिविटी असेस करने के लिए हो सकता है दूर कहीं हो, हर जगह, हर वार्ड में, हर जगह हॉस्पिटल सेटिंग में विजुअल एक्टिविटी होना अवेलेबल नहीं रहता है। उस कंडीशन में आपको सबसे पहले ये लगना चाहिए कि भाई इरिगेट करो आई को। पर बुक्स जो क्या कहती है वो अपने को मानना पड़ेगा, और बुक्स कहती है अगर आप हॉस्पिटल सेटिंग में हो या नियर हॉस्पिटल हो, उस कंडीशन में आप विजुअल एक्टिविटी असेस कराओ, उसके बाद आपको क्या करना है, इरिगेट करना आई को। और या आप कहीं बाहर हो, कहीं आप अपन खेत में कुछ काम कर रहे हो और उस कंडीशन में कोई तरह का कुछ केमिकल्स आपकी आई में गिर जाता है, तो उस कंडीशन में हमेशा क्या रहता है, उस कंडीशन में हमेशा सी जो रहता है वो प्रायोरिटी जाती है, इरिगेट द आई। मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में आपको दोनों चीज़ों में फंसाया नहीं जाएगा, आपको एक कंडीशन ऐसी दी जाएगी जिसमें आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ कि आपको विजुअल एक्टिविटी करना है या फिर क्या करना है, आपको इरिगेट। दोनों ऑप्शन अगर साथ में आ जाए, दोनों ऑप्शन साथ में आ जाए, और स्पेशली कुछ ही मेंशन नहीं कर रखा है कि भाई हॉस्पिटल सेटिंग में करना है, आप घर पे हो कहीं ऐसा स्पेशली मेंशन नहीं कर रखा है, तो उस कंडीशन में भी आपको ऑप्शन कौन सा राइट करना है, ए इज़ द राइट आंसर है। ए हमेशा राइट करना आपका ज़्यादा चांसेज रहेंगे कि आप सही आंसर दे पाओ। क्लियर है। तो ए इज़ द राइट आंसर इन पर्टिकुलरली अगर अपन हॉस्पिटल सेटिंग की बात करें तो। अब देखिए, विच एरिया ऑफ ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर विजन, कौन सा एरिया है जो विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जो कि ऑप्टिक नर्व क्या करती है, ऑप्टिक नर्व आपको मैंने बताया था ऑक्सीपिटल लोब में लेके जाती है सेंसेशन,
ऑक्सीपिटल लोब में लेके जाती है, और ऑक्सीपिटल लोब में कौन सा जो एरिया है वो मेनली क्या रहेंगे, उस विजन को इंटरप्रेट कराएंगे। क्या करेंगे? विजन को इंटरप्रेट कराएंगे, भाई पता लगाएंगे कि एक्चुअली आपने क्या देखा। राजस्थान के टूरिज्म की वो टैगलाइन क्या कहती है, जाने क्या दिख जाए। उसी टैगलाइन के अकॉर्डिंग आपने किस चीज़ को देखा है, आंखों के लिए सुकून देने वाली चीज़ को देखा है या कुछ इरिटेटिंग देख लिया है, वो चीज़ कौन डिसाइड करेगा? आपके ब्रेन का ऑक्सीपिटल लोब करेगी कि भाई आपने क्या देखा है। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, देखो मेनली क्या है, 17 है, 17 नंबर एरिया, 18 19 एरिया या फिर 39 एरिया, कौन सा आपका राइट आंसर रहेगा? मोस्ट ऑफ द लोगों के सी आंसर आ रहे हैं, कुछ के डी आंसर आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ द लोग सी के साथ में जा रहे हैं, पर मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप गलत हो। 17 जो रहता है वो प्राइमरी विजुअल एरिया रहता है। कौन सा? प्राइमरी विजुअल एरिया रहता है 17 नंबर, प्राइमरी विजुअल एरिया रहता है कौन? 17 नंबर। 18 और 19 रहते हैं एसोसिएटरी विजुअल एरिया। एसोसिएटरी विजुअल एरिया जो रहते हैं वो कौन से रहते हैं आपके? 18 और 19। और जो 39 है वो क्या है? हायर विजुअलाइजेशन सेंटर है। हायर विजुअलाइजेशन सेंटर, हायर विजुअलाइजेशन सेंटर है कौन सा? 39। कौन? 39। तो प्राइमरी विजुअलाइजेशन एरिया कौन सा है? 17। एसोसिएटरी वाले कौन से? 18 और 19। और 39 कौन से? हायर विजुअलाइजेशन सेंटर है। तो आपका आंसर क्या होगा कि विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल एरियाज कौन से हैं? आपके सारे के सारे क्या हैं? आपके विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल एरिया है। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि भाई प्राइमरी विजुअल एरिया कौन सा है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है? एरिया नंबर 17 करना। क्या करना है? एरिया नंबर 17 करना। हमेशा याद रखिएगा, इरिगेट हमेशा नहीं रहेगा माय डियर। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बात में कंसेप्ट है। आपका सवाल गलत हो सकता है। स्टैंडर्ड बुक्स क्या कहती हैं वो बात मायने रखती है। आपने किसी बुक से पढ़ा मुझे नहीं पता, पर जो स्टैंडर्ड बुक जो कहती है वो मानना पड़ेगा। और स्टैंडर्ड बुक में बहुत क्लियरली लिख रखा है कि भाई आपको क्या चीज़ करनी है, कौन सी कंडीशन में क्या चीज़ करनी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। आप बाकी आप खुद अपने विवेक से फैसला ले सकते हो। आपको अगर इस बुक को नहीं फॉलो करके अगर कहीं पेशेंट दूसरा मिले उस कंडीशन आपको इरिगेट करना, ये मेरी पर्सनल राय है कि अगर ऐसा कहीं हो तो आप विजुअल एक्यूटी के लिए असेस वेट मत करना, आप उसको इरिगेट कर देना। क्लियर है? तो डी इज द राइट आंसर। देखो नेक्स्ट, द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब एडिमा ऑफ ऑप्टिक नर्व। जो ऑप्टिक नर्व होती है, सेकंड क्रेनियल नर्व, उसकी इडिमा को अपन किस नाम से जानते हैं? किसको? इडिमा को किस नाम से जानते हैं? बुक का नाम बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको अच्छे से पता है कौन सी अपन स्टैंडर्ड बुक फॉलो करते हैं, तो उसको अपन प्रिपेयर करिएगा। क्लियर है? देखो प्रेस बायोपिया, हाइपीमिया, टोसिस और पेपल किस में से कौन सी टर्म को अपन क्या कहेंगे? इडिमा ऑफ ऑप्टिक नर्व। इडिमा ऑफ ऑप्टिक नर्व के नाम से कौन सी टर्म जानी जाएगी? इडिमा ऑफ ऑप्टिक नर्व। देखो प्रेस बायोपिया क्या होता है? एज रिलेटेड क्या होता है? विजन लॉस। एज रिलेटेड विजन लॉस, एज के साथ में क्या होना? अगर आपका विजन कम हो रहा है उसको अपन क्या कहेंगे? प्रेस बायोपिया कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रेस बायोपिया कहेंगे। दूसरा क्या रहता है? हाइपीमा। हाइपीमा क्या रहता है? ब्लड प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन एंटीरियर चैम्बर। प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन एंटीरियर चैम्बर। एंटीरियर चैम्बर में ब्लड का प्रेजेंस को अपन क्या कहते हैं? हाइपीमा कहते हैं। और एक रहता है अपना टोसिस, और टोसिस अपन कब देखते हैं? माइस्थीनिया ग्रेविस में। माइस्थीनिया ग्रेविस में अपन क्या देखते हैं? टोसिस। टोसिस का मतलब क्या होता है? तेरी नजरें झुकी आंखों का क्या होना? आप किसी के सामने नजर उठा के नहीं देख सकते। ऐसे अपने को धमकी मिलती है ना, मेरे सामने आंख उठा के बात नहीं कर सकते। तो उसी टाइप से क्या, जब पर्सन वास्तव में भी नहीं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाए तो वो क्या होता है? वो कंडीशन कहलाती है टोसिस। वो माइस्थीनिया ग्रेविस में देखने को मिलती है। इतनी आदमी की मसल्स की पावर नहीं रह सकती कि वो किसी के सामने आंख उठा के देख ले। क्लियर है? स्पेशली लड़कियों पे डायलॉग ज़्यादा लागू होता है। उसके अलावा पेपल इडिमा जो लास्ट टर्म रहती है उसको अपन क्या कहते हैं? इडिमा ऑफ ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व की इडिमा को अपन किस नाम से जानते हैं? पेपल इडिमा कहते हैं। क्या कहते हैं? पेपल इडिमा कहते हैं। इडिमा ऑफ ऑप्टिक नर्व या फिर ऑप्टिक डिस्क वाला रीजन रहता है, उसको अपन किस नाम से जानते हैं? पेपल इडिमा के नाम से जानते हैं। कुछ छोटी टर्म है पर इंपॉर्टेंट रहती है अपने कई बार एग्जाम में। अब देखो
आप सब लोगों की इच्छा पूरी कर देता हूँ। एक इम्पोर्टेंट जो रहता है वो रहता है आपका लिए एक ये जो क्वेश्चन है कुछ इंपॉर्टेंट। आपका विजन चेक कर लीजिए, आपकी कलर ब्लाइंडनेस को असेस कर लीजिए, इसमें से कितने नंबर लिख रखे हैं। मैंने जो एग्जाम जो अपनी डायग्राम में जो इमेज दिख रही है उसमें कितने नंबर लिख रखे हैं, फटाफट से आंसर करिए कितने नंबर लिख रखे हैं। और आप मुझे ये बता दीजिए कि ये क्या चीज़ है और इसमें कितने नंबर लिखे हुए हैं। फटाफट से अपने आंसर बताइए। जो लोग आंसर नहीं कर पा रहे हैं उसको मैं समझ जाऊंगा कि आप कलर ब्लाइंडनेस है। क्या है? कलर ब्लाइंडनेस की दिक्कत होगी आपके साथ में। जो भी कमेंट नहीं कर रहा है मतलब सब क्या है, कलर ब्लाइंडनेस की दिक्कत होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब सबका बिल्कुल बराबर, सब कुछ बराबर काम कर रहा है। मतलब आपकी एक सीढ़ी तो पार होगी, बस आपको सिलेक्शन लेना। अब एग्जाम में सिर्फ नंबर लेने वाली दिक्कत होगी, बाकी मेडिकल के सामने से आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये 12 नंबर लिखे हुए हैं और 12 नंबर क्या है? ये इश्तिहारा चार्ट है। इश्तिहारा चार्ट है जो किसको डिटेक्ट करने में काम आता है? कलर ब्लाइंडनेस को डिटेक्ट करने में काम आता है। इश्तिहारा चार्ट है जो कि कलर ब्लाइंडनेस को डिटेक्ट करने में काम आता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कमेंट बॉक्स को तो आपने उड़ा दिया बिल्कुल। नेक्स्ट, अब ये इमेज बताइए। इश्तिहारा चार्ट के तो बहुत फैन हो, इसको बताओ तो मानूं, फटाफट से अपने आंसर रखिए। ये क्या है, ये किस लिए यूज किया जाता है? इश्तिहारा चार्ट कलर ब्लाइंडनेस के लिए था, तो ये जो चार्ट आपको सामने दिख रहा है वो चार्ट कौन सा चार्ट है और किसके लिए यूज होता है? फटाफट से आंसर करिएगा, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट आने वाला है। आपको जो लिखा हुआ है उस पर ध्यान नहीं देना है। लिखा हुआ कुछ मेरी लाइक की बात है, आपको नहीं पढ़नी है। आपके लाइक की नहीं है, मेरे लाइक की है। बस आपको लिखा हुआ क्या है वो पढ़ना है। आपको लिखा हुआ ऐसा कौन सा जो चार्ट रहता है या ऐसा कौन सा डायग्राम होता है हॉस्पिटल सेटिंग में जो कुछ इस तरह से लिखा हुआ दिखाया जाता है और क्या असेस किया जाता है, वो फटाफट से अपने आंसर रखिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रदीप नागर नाम का एक लड़का है, उसका बिल्कुल राइट आंसर आया। बहुत बढ़िया। जैगर चार्ट है ये। क्या है? ये जैगर चार्ट है ये। और ये क्या है? ये नियर विजन को असेस करने में काम लिया जाता है। किसके लिए? नियर विजन को असेस करने में काम लिया जाता है। और इसको 14 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से पेशेंट को पढ़ाया जाता है। आपकी डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा है इसलिए आप देख नहीं पाए। पेशेंट को 14 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से दिया जाता है कि आपको इसमें क्या लिखा है वो पढ़ना होता है। आपको पढ़ने के लिए आपको 14 सेंटीमीटर की दूरी पर आना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये जैगर चार्ट है और जैगर चार्ट नियर विजन को असेस करने के लिए किया जाता है। किसके लिए? नियर विजन को असेस करने के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? नियर विजन को असेस करने के लिए यूज किया जाता है। बिल्कुल। देखिए नेक्स्ट क्या है? देखिए, आइडेंटिफाई गिवन इमेज। ये जो आपके सामने इमेज है वो कौन सी वाली है? फटाफट से अपने आंसर पुट करिए, कौन सी इमेज है? देखिए फटाफट से, कुछ इमेज की बड़ी इंपॉर्टेंस रहती है। आपको इमेज कुछ इमेज बनती है एग्जाम में, कई बार इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती है एग्जाम्स में, तो इससे छोटी छोटी इमेज को भी ध्यान रखना है। आपको क्या करना है? अपना मकसद क्या है? हमारा एक ही मकसद है कि आपको दिल्ली एम्स चकमा नहीं दे पाई। एक ही मकसद है, कैसे भी कर ले दिल्ली एम्स आपको चकमा नहीं दे पाए। यही हमारा मेन मोटो है। इसके लिए अपने को पास में सारे हथकंडे अपनाने, जो भी पॉसिबल है वो सारी चीज़ें अपने को लेके आनी है। टोनोमेट्री बिल्कुल गलत आंसर है। टोनोमेट्री, ये पैचीमेट्री है। क्या है? पैचीमेट्री है। और पैचीमेट्री क्या काम आती है? किस काम आती है आपके? किस काम आती है पैचीमेट्री? फटाफट से अपने आंसर पुट करिए। पैचीमीटर थिकनेस ऑफ कॉर्निया को मेजर करने में काम आता है। थिकनेस ऑफ कॉर्निया को मेजर करने में काम आता है। किस काम आता है? थिकनेस ऑफ कॉर्निया को मेजर करने में आता है। कौन? पैचीमेट्री है। ये पैचीमेट्री है, कॉर्निया की थिकनेस को मेजर करने में काम आता है। किस काम आता है? कॉर्निया के थिकनेस मेजर करने में काम आता है। देखिए नेक्स्ट जो आपके सामने इमेज, फटाफट से अपने आंसर देखिए, ये कौन सी इमेज है? पैचीमीटर। वो थोड़ा जो आप इक्टेरोमीटर की बात करें वो बिल्रुबिन के लिए वो अलग चीज है, वो इस तरह की इमेज नहीं है, थोड़ा उसमें डिफरेंशिएशन है। ये जो है वो पैचीमीटर है, वो कॉर्निया की थिकनेस के लिए यूज किया जाता है। ऐसा तो वैसे अपन एक
जनरली कुछ और भी इमेज अपन इस तरह से देख सकते हैं, पर इमेज को थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, उसमें कितने नंबर लिखे हुए हैं, क्या इसका पर्पज है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। आइडेंटिफाई गिवन इमेज, ये क्या दे रखा है, फटाफट से अपने आंसर दीजिए। कुछ लोग स्लिट लैंप दे रहे हैं, स्लिट लैंप नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत आंसर है, बिल्कुल गलत आंसर है। कोई भी सही आंसर नहीं पहुंच पाया है, कोई भी बंदा सही आंसर तक नहीं पहुंच पाया है। फटाफट से अपने आंसर पुट करिए, किसी के भी मन में जो बात है मन में मत रखिएगा, आने दीजिए, आने दीजिए। नहीं, किरेटोमीटर है, क्या है, किरेटोमीटर है, क्या है, किरेटोमीटर है। और ये किस काम से आता है, कर्वेचर, कॉर्निया के कर्वेचर मेजर करने के लिए काम आ जाता है। और कॉर्निया का अबनॉर्मल कर्वेचर किस कंडीशन में होता है, एस्टिग्मेटिज्म में, एस्टिग्मेटिज्म की कंडीशन में अबनॉर्मल कॉर्नियल कर्वेचर होते हैं, और उसको मेजर करने के लिए अपन किरेटोमीटर यूज करते हैं, और उसको ट्रीट करने के लिए अपन सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं, सिलेंड्रिकल लेंसेज यूज करते हैं। उसको अपन दूसरा किस नाम से जानते हैं, टोरिक लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टोरिक लेंस कहते हैं। कॉर्निया के अबनॉर्मल कर्वेचर को अपन मेजर करने के लिए अपन क्या करते हैं, किरेटोमीटर यूज करते हैं। क्या करते हैं, किरेटोमीटर यूज करते हैं। क्लियर है, तो याद रखिएगा, अबनॉर्मल कर्वेचर को अपन किस नाम से जानते हैं, एस्टिग्मेटिज्म। अब बताइए नेक्स्ट इमेज, आज चकमा दे दिया ना, इमेज में दे दिया ना चकमा। तो मैं यही कह रहा था, कहीं भी गलती मत होने देना, कौन सा सिस्टम इंपॉर्टेंट बन जाए, कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट बन जाए, ये आप उसको एग्जाम टाइम में याद आएगी कि सर ने उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी, मुझे कुछ उससे नज़दीक आ रहा है पर आप पॉइंट पर नहीं पहुंच पाओगे, तो इसलिए पूरा खुद को कॉन्शियस रखिएगा। क्लियर है, देखो आइडेंटिफाई गिवन इमेज, फटाफट से अपने आंसर रखिए, कौन सी इमेज आपके सामने है। बहुत अच्छे से पहचानने वालों, इमेज पहचान नहीं पा रहे हो, फटाफट से अपने आंसर पुट करिए। किरेटोमीटर नहीं है, नहीं ऑप्थेल्मोस्कोप है, लेंस नहीं है, नहीं है, इनडायरेक्ट, शिखा गुप्ता बिल्कुल राइट आंसर है, इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप है। क्या है, इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप है। कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप है, इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप है, बिल्कुल राइट आंसर है। अपन दो तरह के ऑप्थेल्मोस्कोप होते हैं, एक तो डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट होते हैं। ये कौन सा वाला है, इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप है। इस लेंस की मदद से क्या कर रहे हैं, आई के विजन को अपन आई के जो चैम्बर्स होते हैं उसको अपन विजुलाइज करते हैं। इसके लिए अपन इसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट, क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप कहते हैं। अगर आप कहीं विजन टेस्ट करवाने गए हो तो उस कंडीशन में एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यूज करता है। ये जो आपका नेक्स्ट इमेज है, ये मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग बता दोगे। फटाफट से अपने आंसर पुट करिएगा, फटाफट से आंसर पुट करिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तक कोई भी राइट आंसर नहीं आ पाया है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। प्रकाश वर्मा राइट आंसर है, ये ऑप्थेल्मोस्कोप है, बिल्कुल डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप है, बिल्कुल डायरेक्ट जो अपना ऑप्थेल्मोस्कोप है, ये क्या है, डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप है। और उसके जस्ट सिमिलर, इसका जैसा ही होता है, पर उसमें क्या होता है, अगर ऐसा नोच हो ना तो वो कौन सा हो जाता है, अपना ऑटोस्कोप, ऑटोस्कोप होता है, हो जाता है अगर उसमें नोच होती है। और उसमें जो ऑटोस्कोप जो रहता है, ऑटोस्कोप के बारे में खास बात क्या रहती है कि उसको कभी भी ब्लाइंडली नहीं डालना होता है। कभी भी आपको ईयर जब देखना हो, अपन ऑटोस्कोप यूज करते हैं, और ऑटोस्कोप को यूज करते हुए हमेशा याद रखना कि आपको ब्लाइंडली ईयर के अंदर नहीं डालना है। हो सकता है कुछ फॉरेन ऑब्जेक्ट होगा तो वो और ज़्यादा कान के अंदर डीप चला जाएगा। तो हमेशा क्या करना है, पहले आपको कान ईयर को विजुलाइज करना है और उसके बाद उसको अपने ऑटोस्कोप की मदद से उसको यूज करना है। क्लियर है, तो ये क्या है, डायरेक्ट ऑटोस्कोप। क्लियर है, नेक्स्ट, पेरिफेरल विजन इज टेस्ट बाई, पेरिफेरल विजन होता है, उसको किससे द्वारा टेस्ट किया जाता है, पेरिफेरल विजन के लिए अपन क्या चीज यूज करते हैं, पेरिफेरल विजन के लिए अपन क्या चीज यूज करते हैं, पेरिफेरल विजन के लिए, पेरिफेरल के लिए अपन कौन सा टेस्ट यूज करते हैं। यहां पे ऑप्शन जो है, ऑप्शन में थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। कन्फ्रंटेशन टेस्ट है, कन्फ्रंटेशन टेस्ट होता है जो पेरिफेरल विजन के लिए, जो पेरिफेरल होता है उसको टेस्ट करने के लिए अपन करते हैं, उसके लिए अपन करते हैं। कन्फ्रंटेशन टेस्ट होता है जो पेरिफेरल विजन को अपन यूज करने के लिए, टेस्ट असेस करने के लिए पेरिफेरल विजन के लिए टेस्ट करते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, कन्फ्रंटेशन टेस्ट कहते हैं। क्लियर है, कन्फ्रंटेशन टेस्ट होता है। इसमें ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक्स हो गया, इसके लिए कन्फ्रंटेशन टेस्ट होता है, उसमें अपन पेरिफेरल विजन को असेस करते हैं। ए इसमें क्या रहेगा, अपना राइट आंसर रहेगा। कौन सा, ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट अपना जो लास्ट इमेज रहता है, आइडेंटिफाई गिवन इमेज। लास्ट इमेज है आपकी, इंपॉर्टेंट इमेज है, इसलिए फटाफट से अपने आंसर पुट कर दीजिएगा, फटाफट से अपने इंपॉर्टेंट आंसर पुट कर दीजिएगा। देखिए ये क्या है, ये क्या है, कॉन्टैक्ट टोनोमेट्री है। क्या है? कॉन्टैक्ट टोनोमेट्री है। क्या है? कॉन्टैक्ट टोनोमेट्री है। और कॉन्टैक्ट टोनोमेट्री क्या करती है? कॉन्टैक्ट की मदद से आपका इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को डिटेक्ट करती है। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो नॉर्मली 8 to 21 mm ऑफ एचजी होता है, उसको डिटेक्ट करने में मदद करती है। उसके अलावा जो खास बात क्या रहती है, अगर आप कॉन्टैक्ट टोनोमेट्री यूज करते हो, उसके लिए आपको क्या करना होता है, पेशेंट को 2 to 3 डे आफ्टर, जब आपने कॉन्टैक्ट टोनोमेट्री से आईपी मेजर करा है, उसके 2 से 3 दिन बाद में क्या देना है, तक आपको क्या एंटीबायोटिक देने हैं पेशेंट को। जो अपने होते हैं ना इंस्टिलेशन के लिए जो ये आई ड्रॉप्स आती है, जो अपने आई ड्रॉप्स वाले एंटीबायोटिक्स होते हैं, उनको यूज करना होता है, जिस जनरली सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूज करते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। और अपने जो डायरेक्ट, जब आपको अपने टोनोमेट्री यूज कराए, डायरेक्ट टोनोमेट्री यूज कराए, उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि 2 to 3 डेज आफ्टर, जब आपने आज टोनोमेट्री से आईओपी मेजर करा है, उसके बाद में 2 से 3 दिन आपको क्या करना है, एंटीबायोटिक्स यूज करना है, क्योंकि इसमें रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रहता है। किसमें? क्रॉस इन्फेक्शन का रिस्क रहता है। अगर आपने किसी एक पर्सन का यूज करा है, उसको क्लीन करते हैं, बिल्कुल एसेप्टिक तरीके से यूज करते हैं, फिर भी रिस्क रहता है उसको और दूसरे पर्सन में ट्रांसमिशन होने का। तो उस कंडीशन में क्या करना होता है, पेशेंट को ऐसा दिक्कत ना हो, उसके लिए अपन क्या करते हैं, एंटीबायोटिक यूज करते हैं। एक जो रहता है, एक जो इनडायरेक्ट जो रहता है, आपने जनरली अब आजकल इनडायरेक्ट यूज होता है, जैसे अपने को कहता है जगह फोकस करवा के एक पप आता है, हवा का एक पप जैसा आता है, एकदम झटका लगता है अपने को। तो जो पप वाला जो प्रोसीजर होता है, आप सब ने अगर आई टेस्ट करा हो तो आपने वो फील करा होगा, तो वो क्या कहलाता है, वो आपकी इनडायरेक्ट टोनोमेट्री। कौन सी है? इनडायरेक्ट टोनोमेट्री है। क्लियर है? तो ये कौन सी वाली है? आपके डायरेक्ट टोनोमेट्री है। नेक्स्ट ए थिन ट्रांसपेरेंट mucous membrane that covers the inner surface of the eyelids and the anterior surface of eye is known। एक थिन ट्रांसपेरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन है। क्या है? म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो क्या कर रही है, दैट कवर्स द इनर सरफेस ऑफ द आई लिड्स एंड एंटीरियर सरफेस ऑफ द आई नॉन एज। वो सरफेस को अपन क्या कहते हैं? ग्लेबेला। पहला क्या है? ग्लेबेला। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके सामने? कोरोइड्स। तीसरा क्या है? स्क्लेरा। और चौथा क्या है? कंजक्टिवा। क्या है? कंजक्टिवा। बहुत बढ़िया, मोस्ट ऑफ द लोगों के बिल्कुल राइट आंसर आ रहे हैं। इसको अपन कंजक्टिवा कहते हैं। कंजक्टिवा 2 टाइप्स की होती है मेनली, एक होती है आपकी बल्बार, और एक होता है आपका पाल्पेब्रे। मोस्ट ऑफ दी जो कवरिंग होती है वो बालबार होती है। 80% प्रेजेंस किसकी होती है? बल्बार कंजक्टिवा रहती है। और कंजक्टिवाइटिस कुछ अपने ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम हो गया, उसके अलावा अपना कौन सा आपकी ट्रेकोमा, ये सब क्या है? इस कंजक्टिवाइटिस के टाइप्स हैं। वेरियस टाइप्स की कंजक्टिवाइटिस होते हैं। उसके कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स जो रहता है वो ट्रेकोमा रहता है, जिसको अपन रफ आई के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अपन चलते हैं कुछ आगे, कुछ और धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ में। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन जिक्र डिस्कस करने वाले हैं, जो एग्जाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। देखो, अब आपको एनक्लेक्स बेस्ड पैटर्न के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, उसको अपन जिक्र करने वाले हैं। क्लियर है? देखो, इन प्रिपरेशन ऑफ कैटरेक्ट सर्जरी द नर्स इज एडमिनिस्टर्ड साइक्लोपेंटोलेट। क्या एडमिनिस्टर करा है नर्स ने? साइक्लोपेंटोलेट। क्या एडमिनिस्टर करा है? साइक्लोपेंटोलेट। आई ड्रॉप्स क्या करिए? एडमिनिस्टर करिए। अराउंड कब? सुबह के ठीक 9 बजे फॉर सर्जरी दैट इज शेड्यूल्ड फॉर 9:15। सर्जरी कब शेड्यूल थी? 9:15 पर शेड्यूल थी, और ठीक 9 बजे क्या कराए? साइक्लोपेंटोलेट एडमिनिस्टर कराए। क्या कराए? साइक्लोपेंटोलेट एडमिनिस्टर कराए। व्हाट इनिशियल एक्शन शुड द नर्स टेक इन रिलेशन टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेडिकेशन गिवन। अब जो मेडिकेशन दी है, इस रिगार्डिंग कौन सा एक्शन लेगी नर्स? अब सर्जरी क्या है? 9:15 शेड्यूल्ड है, और ठीक 9 बजे उसने मेडिकेशन एडमिशन करी है, तो उस कंडीशन में उसको क्या करना होगा? सारे क्वेश्चन आएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, सब लेवल मैच करना है। ऐसा नहीं हो आपको कहीं इजी क्वेश्चन लगने लग जाए, कहीं ऐसा नहीं हो कि ज़्यादा टफ लगने जाए। तो उस चीज़ों को बैलेंस करने के लिए रखा है, सब आपके लिए। मैंने आपके लिए मेहनत करी है, सब कुछ आपका है। देखिए, पहला क्या है? प्रोवाइड लुब्रिकेशन टू सी द ऑपरेटिव आई प्रायर टू द गिविंग द आई ड्रॉप्स। पहले क्या करना है? आपको लुब्रिकेशन देना है टू द ऑपरेटिव आई, जिस आई में ऑपरेशन है, प्रायर टू द गिविंग द आई ड्रॉप्स। आई ड्रॉप को देने से पहले आपको क्या करना है? उसको
लुब्रिकेशन देना है, क्लियर है। सेकंड क्या है, कॉल द सर्जन एज दिस मेडिकेशन विल फर्दर कंस्ट्रिक्ट द ऑपरेटिव प्यूपिल, जिस प्यूपिल में आप ऑपरेट कर रहे हो उसको और ज़्यादा क्या कर सकती है, कंस्ट्रिक्ट कर सकती है। आपने सर्जन को एक बात की। उसके अलावा जो साइक्लोपेंटोएट है उसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ये एक माइड्रेटिक्स ड्रग है। क्या है, माइड्रेटिक ड्रग है, और जो क्या करती है, ये प्यूपिल के डायलेशन का काम करती है। किसके डायलेशन का, प्यूपिल के डायलेशन का काम करती है। किसका काम करती है, प्यूपिल के डायलेशन का काम करती है। कौन, साइक्लोपेंटोलेट, क्लियर है। जैसे कि एट्रोपिन हो गया, ट्रोपिकेनामाइड होगी, वो सारी के बारे में मैं जिक्र करूंगा। जो सी ऑप्शन क्या है, कंसल्ट विथ सर्जन एज देयर इज नॉट सफिशिएंट टाइम फॉर द डायलेटिव इफेक्ट्स टू अकर। और जो साइक्लोपेंटोलेट दी है, आपने सर्जन को कहा कि सर इसको देने में अभी तक जो पूरा इसका इफेक्ट है वो अभी तक नहीं आया है, 15 मिनट में इसका पूरा इफेक्ट नहीं आता, उसके लिए अपने को और ड्यूरेशन चाहिए। उसके अलावा जो डी ऑप्शन क्या रहता है, गिव द मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड, द सर्जन नीड ऑप्टिमल कंस्ट्रक्शन ऑफ द पीपल। जैसा डॉक्टर ने कहा है वैसा आप क्या करो, उस मेडिकेशन को दे दो, जैसा कहा उसको दे दो। फटाफट से अपने आंसर पुट करिए। मोस्ट ऑफ दी लोगों के ए और सी ऑप्शन आ रहे हैं। कौन से आ रहे हैं, ए और सी। पर आप सबको बता दूं तो ये क्या होती है, जो माइड्रेटिक्स ड्रग होती है उसको आपका पूरा एक्शन करने के लिए 25 to 75 मिनट का ड्यूरेशन चाहिए होता है। कितना, 25 to 75 मिनट्स का ड्यूरेशन चाहिए होता है। और आपने जब साइक्लोपेंटोलेट दिए तो सिर्फ आपके पास में ड्यूरेशन कितना चाहिए, 15 मिनट रहे, और 15 मिनट में ये पूरा क्या है, एक्शन की अच्छे से शुरुआत भी नहीं कर पाई है। और आपको सर्जरी प्लान है, मतलब आपको जो चीज़ प्यूपिल डायलेट चाहिए, तभी तो आपने इस ड्रग को दिया है। अब प्यूपिल क्या होगी, अच्छे से डायलेट नहीं होगी, सर्जरी बहुत नज़दीक ड्यूरेशन है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको क्या ड्यूरेशन चाहिए। तो आप सर्जन को क्या कहोगे कि कंसल्ट द सर्जन एज देयर इज नॉट सफिशिएंट टाइम फॉर डायलेटिव इफेक्ट्स टू अकर। अभी अपने को टाइम चाहिए क्योंकि 15 मिनट में इस मेडिकेशन का प्रॉपर इफेक्ट नहीं आता है। 25 to 75 मिनट का अपन चाहिए उसको मैक्सिमम इफेक्ट के लिए। अब इसके अलावा जो जनरली जो अपन डायलेटिव जो माइड्रेटिक्स ड्रग यूज़ करते हैं वो कौन सी होती है, ट्रोपिकेनामाइड यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, एट्रोपिन भी एक तरह की क्या है, एट्रोपिन भी क्या है, एक तरह की माइड्रेटिक्स ड्रग है, पीपल को डायलेशन का काम करती है। वो क्या है, लॉन्ग एक्टिंग है। कभी आपने यूज़ करा है, एट्रोपिन क्या करेगी, अपने अगर आपने अभी एडमिशन कराए तो 6 to 8 आवर तक आपको ब्लर दिखेगा। ट्रोपिकेनामाइड क्या होगी, 3 to 4 आवर्स तक आपको इसका इफेक्ट रहेगा। तो डायलेशन का यह इंपॉर्टेंट बात रहती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो किस लिए क्या इंपॉर्टेंस रहती है, तो डायलेशन अगर आपने माइड्रेटिक्स ड्रग दिया है तो उसको कम से कम 25 to 75 मिनट्स का गेज का गैप होना चाहिए ताकि वो अच्छे से इफेक्ट कर पाए। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट था। सी इज द राइट आंसर रहेगा आपका, सी इज द राइट आंसर है क्योंकि आपके पास में पूरा प्रॉपर ड्यूरेशन नहीं मिला है। देखो एक धमाकेदार क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है और कई बार पूछा जाएगा, सदियों तक पूछा जाने वाला क्वेश्चन। ए क्लाइंट वाज जस्ट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल टू रूल आउट ए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीड। एक क्लाइंट एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में, किसके लिए, टू रूल आउट, पता करने के लिए कि भाई उसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीड हो रहा है। किस लिए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीड हो रहा है, पहली बात इंपॉर्टेंट। द क्लाइंट हैज ब्रॉट several bottles of medication prescribed by different specialist। क्लाइंट क्या करा है, वो कई सारी मेडिकेशन लेके आया है जो अपने अलग अलग डॉक्टर के द्वारा उसके द्वारा लिखी हुई, उसके पास में बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी कलेक्ट था। क्लियर है, प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशन उसके पास में लेके आया। ड्यूरिंग द एडमिशन असेसमेंट, ड्यूरिंग द एडमिशन असेसमेंट द क्लाइंट स्टेट, क्लाइंट ने कहा कि लेटली आई हैव बीन हेयरिंग सम रोरिंग साउंड इन माई ईयर्स। मुझे कुछ क्या है, कानों में रोरिंग साउंड सुनाई दे रहे। क्या सुनाई दे रहे, रोरिंग साउंड सुनाई दे रहे हैं। स्पेशली व्हेन आई एम अलोन, जब मैं अकेला होता हूं तब मुझे रोरिंग साउंड सुनाई देते हैं। विच मेडिकेशन वुड द नर्स आइडेंटिफाई एज द कॉज ऑफ क्लाइंट्स कंप्लेंट। आपको पता करना है कि भाई ऐसा किस मेडिकेशन से मरीज को क्या हो सकता है, मरीज क्या कर सकता है, हेयरिंग सम रोरिंग साउंड, मरीज को ऐसा कब सुनाई दे सकता है या फिर किस मेडिकेशन की वजह से ऐसा सुनाई दे सकता है। बहुत बढ़िया यार, बड़े तेज हो रहे हैं। सी इज द राइट आंसर। क्या है, सी इज द राइट आंसर, क्योंकि जो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है उसको अपन किस नाम से जानते हैं, उसको अपन एस्प्रिन के नाम से जानते हैं। एस्प्रिन का साइड इफेक्ट जो रहता है वो क्या रहता है, ये एक ऑटोटॉक्सिक ड्रग होती है और ये क्या कॉज करती है, टिनिटस कॉज करती है। क्या कॉज करती है, टिनिटस कॉज करती है। और किसी भी ऑपरेटिव प्रोसीजर से पहले एस्प्रिन को क्या करना होता है, बंद करना होता है। क्या करना होता है, बंद करना होता है। कितना, मिनिमम 5 डे से, कितना 5 डे, कम से कम 5 दिन का गैप होना चाहिए ऑपरेशन और उस एस्प्रिन को क्लोज करने के लिए। जनरली जो सर्जरी का जो मेडिकल प्रोटोकॉल रहता है वो
क्लियर है? तो आपका सी इज द राइट आंसर रहेगा। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड वो क्या कर सकता है, वो टिनिटस कॉज करता है। क्या करता है? टिनिटस कॉज करता है। बिल्कुल क्लियर, इंपॉर्टेंट बात रहती है, याद रखिएगा। ये सवाल एस्पिरिन वाला सवाल कई बार पूछा गया, कई बार ये सवाल पूछा गया है। क्लियर है? देख नेक्स्ट क्या है, ए मायोटिक्स मेडिकेशन हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड फॉर द क्लाइंट विथ ग्लूकोमा। एक क्या हुआ, मायोटिक्स मेडिकेशन। कौन सी मेडिकेशन? मायोटिक्स मेडिकेशन। मायोटिक्स का मतलब क्या? वो मेडिकेशन जो क्या करती हो, प्यूपिल का क्या करवाती हो, कंस्ट्रक्शन करवाती हो। मायोटिक्स का मतलब होता है वो मेडिकेशन जो क्या करवाती हो, प्यूपिल का कंस्ट्रक्शन करवाती हो। उसको अपन किस नाम से जानते हैं? प्यूपिल कंस्ट्रक्शन करवाती है, उसको अपन क्या कहते हैं? मायोटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं अपन? मायोटिक्स कहते हैं। क्लियर है? आगे क्या कह रहा है, ग्लूकोमा है और उसको क्या कह रहा है, मायोटिक्स प्रिस्क्राइब करिए। एंड द क्लाइंट आस्क, क्लाइंट ने पूछा द नर्स अबाउट द पर्पज ऑफ मेडिकेशन, कि भाई ये मेडिकेशन जो आप ये मायोटिक्स दे रहे हो उसका क्या पर्पज है, भाई क्यों दे रहे हो, क्या पर्पज है इस मेडिकेशन का। तो विच रेस्पॉन्ड शुड द नर्स प्रोवाइड टू द क्लाइंट, तो नर्स को क्या रिस्पॉन्ड देना क्लाइंट को कि भाई ये मेडिकेशन अपन क्यों दे रहे हैं। क्लियर है? पहला जो कहता है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि भाई द मेडिकेशन विल हेल्प डायलेट द आई टू प्रिवेंट प्रेशर फ्रॉम अकरिंग। जो ग्लूकोमा में प्रेशर बढ़ता है उसको क्या करती है, डायलेट करके क्या कर देती है, उस प्रेशर को क्या करती है, रिलीज करती है, बचाती है उस प्रेशर को बढ़ने से। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, द मेडिकेशन क्या कर देगी, विल रिलैक्स द मसल्स ऑफ द आई, क्या करेगी, मसल्स जो आई की मसल्स है उसको रिलैक्स कर देगी। एंड प्रिवेंट ब्लर विजन, प्रिवेंट क्या करेगी, ब्लर विजन को प्रिवेंट करवाएगी। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, द मेडिकेशन कॉजेज द प्यूपिल टू कंस्ट्रिक्ट एंड विल लोअर द प्रेशर इन द आई, क्या करेगी, लोअर द प्रेशर इन आई को क्या करेगी, प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करेगी और आपका जो अंदर आई के अंदर जो प्रेशर बढ़ रहा है उस प्रेशर को क्या करेगी, उस प्रेशर को क्या करेगी, कम करेगी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट। ये क्या रहता है, द मेडिकेशन विल हेल्प ब्लॉक द रेस्पॉन्सेज दैट आर सेंट टू द मसल्स ऑफ द आई, जो रेस्पॉन्स मसल्स ऑफ द आई को जा रहे थे उसको क्या कर देगी, ये ड्रग क्या कर देगी, रोक देगी। बहुत बढ़िया, तुम तो यार बड़े सवालों के बड़े मास्टर लग रहे हो, खिलाड़ी लग रहे हो। बड़े क्वेश्चन के आंसर फट से आ जाते हैं, छोटे क्वेश्चन की थोड़ी दिक्कत आती है, बड़े क्वेश्चन के तो आप बड़े हैवी ड्राइवर लगते हो। बिल्कुल राइट आंसर है आपका, सी इज द राइट आंसर रहेगा। क्योंकि मायोटिक्स क्या करती है, देखो एक कंसेप्ट बनता है, एक कंसेप्ट है जो ग्लूकोमा का रहता है कि भाई किस तरह से एक्वस ह्यूमर का फ्लो होता है, वो मैं बात आपको एक बता देना चाहता हूँ। एक इंपॉर्टेंट रहता है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई बार इंपॉर्टेंट बात बनती है कि एक्चुअली जब अपन जब आई की बात करें ना, ये जैसे लेंस रहता है, लेंस और ये जो अपना कौन सा कोरोइड वाली अपनी लेयर है, कोरोइड, और कोरोइड के आगे क्या रहती है, अपनी सिलेरी बॉडी रहती है। सिलेरी बॉडी के आगे क्या रहता है आपका, सिलेरी बॉडी के आगे आपके आइरिस रहता है। क्या रहता है, कौन सी स्ट्रक्चर रहती है, आइरिस रहती है, आइरिस रहती है। और आइरिस के बीच के गैप को अपन क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं। क्लियर है? और ये जो लेंस होते हैं वो जोन्यूल से जुड़े रहते हैं अपने सिलेरी बॉडी के जोन्यूल से। क्लियर है? अब जो सिलेरी बॉडी क्या करती है, सिलेरी बॉडी क्या करती है, सिलेरी बॉडी क्या करती है, ये आउटर जो लेयर होती है आपका कॉर्निया वाला पोर्शन, जो आगे वाला ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है उसको अपन किस नाम से जानते हैं, अपन उसको कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं अपन, कॉर्निया कहते हैं। थोड़ा ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको इस चीज को समझना पड़ेगा ताकि आपको ग्लूकोमा वाला जो ये झंझट है ना पूरा का पूरा, उसको बहुत ही क्लियर करना है। आपको ग्लूकोमा को बहुत ही क्लियर करना है, इस बात को जरा ध्यान दीजिएगा। आउटर जो लेयर होती है, आउटर जो लेयर होती है उसको अपन क्या कहते हैं, स्क्लेरा, और आगे जो रहेगा उसको कंटिन्यू कौन करेगा, कॉर्निया कंटिन्यू करता है। ठीक है? अब यहाँ पे जो सिलेरी बॉडी होती है वो किसका प्रोडक्शन करती है, सिलेरी बॉडी किसका, आपके एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन करती है। एक्वस ह्यूमर यहाँ से प्रोड्यूस होता है। ये क्या है, देखो एंटीरियर चैम्बर किसका होता है, कॉर्निया और आइरिस के बीच होता है एंटीरियर चैम्बर। एंटीरियर चैम्बर कहाँ होता है, एंटीरियर चैम्बर होता है आपके कॉर्निया और आइरिस के बीच वाला गैप। कोरियन और आइरिस के बीच वाले गैप को अपन क्या कहते हैं, एंटीरियर चैम्बर कहते हैं। ये आइरिस हो गया। और जो पीछे वाला पोर्शन रहता है ये वाला पोस्टीरियर चैम्बर। पोस्टीरियर चैम्बर कौन सा वाला, लेंस और आइरिस के बीच वाले गैप को अपन क्या कहते हैं, पोस्टीरियर चैम्बर कहते हैं। और इस टोटल को, लेंस के आगे वाले पूरे पोर्शन को अपन क्या कहते हैं, एंटीरियर सेगमेंट कहते हैं। और पीछे वाले को अपन क्या कहते हैं, पोस्टीरियर सेगमेंट कहते हैं। एंटीरियर सेगमेंट और पोस्टीरियर सेगमेंट, एंटीरियर सेगमेंट और पोस्टीरियर सेगमेंट। शॉर्ट में इस बात को समझिएगा कि भाई लेंस से पीछे वाली स्ट्रक्चर है, लेंस
से पीछे वाली जो स्ट्रक्चर है, वो पीछे वाली स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं, पोस्टीरियर सेगमेंट। डायग्राम पे मत ध्यान दो, मुद्दा क्या है वो उस पर ध्यान दो, डायग्राम बहुत अच्छे से बनाएंगे फिर कभी, है ना। तो ये जो लेंस से पीछे वाला है वो पोस्टीरियर सेगमेंट, लेंस से आगे वाला है एंटीरियर सेगमेंट। एंटीरियर सेगमेंट दो भागों में डिवाइड है, कौन सा, एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर। पोस्टीरियर चैम्बर कौन सा, लेंस और आइरिस के बीच वाला, और जो कॉर्निया और आइरिस के बीच वाला गैप है उसको अपन क्या कहते हैं, एंटीरियर चैम्बर कहते हैं। क्या कहते हैं अपन, एंटीरियर चैम्बर कहते हैं। सिलियरी बॉडी पोस्टीरियर चैम्बर में सबसे पहले क्या करती है, एक्वस ह्यूमर का सिक्रीशन करती है। किसका, एक्वस ह्यूमर का सिक्रीशन करती है। और एक्वस ह्यूमर क्या करेगा, यहां से होता हुआ क्या किस में जाएगा, प्यूपिल के द्वारा किस में जाता है, अपने एंटीरियर चैम्बर में जाता है। और यहाँ पे जो कॉर्निया और आइरिस के बीच में जो जंक्शन बनता है उसको अपन क्या कहते हैं, आइरिडो स्क्लेरा कॉर्नियल जंक्शन कहते हैं। और ये जो आइरिस रहता है ना, इस आइरिस के बीच में पोर होते हैं, माइनर पोर्स होते हैं। उन पोर्स को अपन किस नाम से जानते हैं, ट्रेबेकुलर मेसोर कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रेबेकुलर मेसोर कहते हैं। आइरिस में पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन ट्रेबेकुलर मेसोर कहते हैं। पोस्टीरियर चैम्बर में एक्वस ह्यूमर सिक्रेशन स्टार्ट हुआ, प्यूपिल के द्वारा एंटीरियर चैम्बर में आया, फिर ये जो ट्रेबेकुलर मेसोर की मदद से किस में जाता है, आपका जो कैनाल ऑफ स्किलमन, कैनाल ऑफ स्किलमन से जाता है आपकी कौन सी, एपिस्क्लेरल वेन, फिर ऑप्थेल्मिक वेन, और फिर आपकी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में चला जाता है। तो जो ये ट्रेबेकुलर मेसोर को होता है ना, वो जब जो अपनी आइरिस वाला रहता है, आइरिस जब कंस्ट्रिक्ट करता है तो ट्रेबेकुलर जो है ना, ट्रेबेकुलर जो मेसोर है उसके बीच का गैप खुल जाता है, उसके बीच का जो गैप है, उसका गैप है, उसको गैप को ओपन हो जाता है। जैसे ही भाई देखो ये आइरिस कंस्ट्रिक्ट होगा तो ये गैप ओपन होगा, और गैप ओपन होगा तो क्या होगा, इसमें से एक्वस ह्यूमर क्या होगा, इजीली फ्लो हो पाएगा। और जैसे ही आप डायलेट्रिक्स जो डायलेटर दोगे तो ये क्या होगा, गैप बढ़ेगा, प्यूपिल डायलेट होगी, और जो ट्रेबेकुलर के बीच वाला जो मेसोर वाला गैप है वो हो जाता है पैक, और यहाँ से क्या हो जाता है, फिर एक्वस ह्यूमर का फ्लो नहीं हो पाता। और जब एक्वस ह्यूमर फ्लो नहीं होता है तो और आई में प्रेशर बढ़ेगा, और जब और आई में प्रेशर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, आपकी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है। ग्लूकोमा में एट द एंड होता क्या है, आपकी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है। और ऑप्टिक नर्व को डैमेज से बचाने के लिए आपको इस प्रेशर को मेंटेन करना होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। एक्वस ह्यूमर का फ्लो, सिलियरी बॉडी सबसे पहले सिक्रेशन कहाँ स्टार्ट करेगी, सिलियरी कहाँ स्टार्ट करेगी सिक्रेशन, आपके पोस्टीरियर चैम्बर में। पोस्टीरियर चैम्बर से प्यूपिल के द्वारा एंटीरियर चैम्बर में आएगा, वहाँ से ट्रेबेकुलर मेसोर की वजह से किस में जाता है, आपके एपिस जो अपनी कैनाल ऑफ स्किलमन में जाता है, फिर इसमें एपिस्क्लेरल वेन में जाता है, और फिर आपकी ऑप्थेल्मिक वेन को ज्वाइन करता है, और फिर किसमें, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में कंटिन्यूस ज्वाइन कर लेता है। तो ट्रेबेकुलर जो मेसोर होता है उसका ओपन पोर तभी होंगे जब आप मायोटिक्स ड्रग दोगे। जो कॉन्ट्रैक्शन वाले ड्रग दोगे तो कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो उसके पोर की साइज बड़ी होगी, और इसमें से फ्लो इजीली क्या हो जाएगा, एक्वस ह्यूमर का इजीली फ्लो हो जाएगा। जब माइड्राटिक्स दोगे तो इसके पोर्स क्या होंगे, साइज छोटी हो जाएगी, और यहाँ से बिल्कुल भी क्या नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी एक्वस ह्यूमर का फ्लो नहीं हो पाएगा। और वो क्या कर देता है, और इंट्राओक्युलर प्रेशर को बढ़ा देता है, और वो कंडीशन किसको डैमेज कर देती है, ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर देती है, और परमानेंट ब्लाइंडनेस कर देती है। एक्वस ह्यूमर की वजह से आपका क्या होता है, ग्लूकोमा मेनली क्या होता है, एक्वस ह्यूमर की वजह से दिक्कत देता है। क्लियर है, देखो समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रहती है। विच मेडिकेशन इफ प्रेस्क्राइब्ड फॉर द क्लाइंट विथ ग्लूकोमा शुड नर्स रिक्वेशन, कौन सी मेडिकेशन अगर डॉक्टर प्रेस्क्राइब करे तो नर्स को क्या करना है, उसमें क्वेश्चन करना है कि भाई ऐसा क्यों, ये क्यों दे रहे हो, ये ड्रग्स क्यों दे रहे हो भाई, ये क्यों दे रहे हो। जब इस पेशेंट को ऐसी दिक्कत है कौन सी, ग्लूकोमा में, तो ग्लूकोमा में कौन सी ड्रग को अवॉइड करना होता है, फटाफट से अपने आंसर लिखिए। फ्लो का बिल्कुल क्लियरली आपको लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कंटिन्यू करिए, फटाफट से आंसर दीजिएगा कि विच मेडिकेशन इज प्रेस्क्राइब्ड, अगर ग्लूकोमा वाले पेशेंट को प्रेस्क्राइब हो उस कंडीशन में आपको क्वेश्चन करना है, कौन सी वाली मेडिकेशन का क्वेश्चन करना है, बिटाक्सालोल, पिलोकार्पिन, इरिथ्रोमाइसिन और या एट्रोपिन सल्फेट, कौन सी मेडिकेशन रहेगी। फटाफट से अपने आंसर दीजिए, फटाफट से अपने आंसर पुट करिएगा। लोगों के यार, लोगों का भला नहीं करते हो, लोगों का भला करा करो, थोड़ा भलाई में सिलेक्शन ज्यादा होते हैं, किसी का भला करोगे तो उसमें सिलेक्शन ज्यादा होंगे। अभी लोगों तक पूरी अप्रोच नहीं करवा रहे हो, अप्रोच करवाना चाहिए वीडियो को। विच मेडिकेशन इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर द क्लाइंट विद ग्लूकोमा शुड नर्स क्वेश्चंस, मैंने आपको क्या कहा, ग्लूकोमा में हमेशा मायोटिक्स ड्रग दी जाती है। कौन सी ड्रग दी जाती है, मायोटिक्स। हमेशा कौन सी ड्रग को अवॉइड करना होता है आपको, माइट्राटिक्स। अब आपको ये बता देना है कि भाई कौन सी ड्रग है जो मायोटिक्स है और कौन सी ड्रग्स माइट्राटिक्स है। मायोटिक्स जो ड्रग होती है वो ड्रग्स कौन सी होती है, आपकी पैरासिम्पैथेटिक एक्शन वाली ड्रग्स होती है। कौन सी वाली, पैरासिम्पैथेटिक एक्शन वाली। और जो माइट्राटिक्स होती है वो सिंपैथेटिक नर्वस एक्शन वाली ड्रग्स होती है। और अब इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सी ड्रग है जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जैसे एक्शन करती है, या फिर क्या करती है, या फिर क्या करें,
या फिर क्या करती है, वो क्या करती है, प्यूपिल को किसका काम करती है, प्यूपिल को डायलेशन का काम करवाती है। उस ड्रग को अवॉइड करना, और प्यूपिल को डायलेट करने वाली अपने पास में एक ही ड्रग है, एट्रोपिन सल्फेट। एक और मैं आपको ज्ञान की बात बताऊं कि जब कोई क्वेश्चन को आपको कुछ समझ में नहीं आए ना, बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आए, और उसमें एट्रोपिन सल्फेट का अगर ऑप्शन हो तो उसमें आपको आंसर क्या करना है, एट्रोपिन सल्फेट आंसर कर देना। जब कुछ भी समझ में नहीं आए तब आपको आंसर क्या कर देना, एट्रोपिन सल्फेट। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जिस क्वेश्चन में एट्रोपिन सल्फेट आ गया ना, फिर वहां पर दूसरे ऑप्शन की नहीं चलती, फिर किसी की चलेगी, सिर्फ और सिर्फ एट्रोपिन सल्फेट की चलती है वहां पे, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में एट्रोपिन सल्फेट सबको हावी रहता है। तो जब कुछ भी समझ में नहीं आए, तो ये एक पर्सनल टिप्स था, इसको पर्सनली तरीके से यूज करिएगा। जब कभी भी कुछ भी समझ में नहीं आए और उस ड्रग में एट्रोपिन सल्फेट आंसर हो, तो आग मीच के चेप देना, एट्रोपिन सल्फेट आपका सही जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर। एट्रोपिन सल्फेट एक सिंपैथेटिक ड्रग है जो क्या करती है, प्यूपिल को डायलेशन का काम करती है। किसका काम करती है, प्यूपिल को डायलेशन का काम करती है, और ये लॉन्ग टर्म डायलेशन करती है। कितना लॉन्ग टर्म डायलेशन करती है, इसलिए इसको यूज नहीं करके अपन जनरली कौन सी ड्रग यूज करते हैं, कौन सी कंडीशन में, प्यूपिल के डायलेशन में, ट्रोपोकेनामाइड। ट्रोपोकेनामाइड जो ड्रग होती है वो अपन जनरली यूज करते हैं। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल देखिए, ए क्लाइंट इज प्रिस्क्राइब्ड एन आई ड्रॉप एंड आई ऑइंटमेंट फॉर द राइट आई, हाउ शुड द नर्स बेस्ट एडमिनिस्टर दिस मेडिकेशन। किस तरह से नर्स बेस्ट एडमिनिस्टर करेगी इस मेडिकेशन को, बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन करेगी इस मेडिकेशन को, बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन करेगी इस मेडिकेशन को, फटाफट से बताइए आंसर अपने। देखो पहला क्या है, एडमिनिस्टर आई ड्रॉप फर्स्ट फॉलोड बाय द आई ऑइंटमेंट। पहला क्या है, आपको आई ड्रॉप डालनी है, उसको फॉलो किससे करना है, आई ऑइंटमेंट से। सेकंड वन क्या है, एडमिनिस्टर्ड आई ऑइंटमेंट फर्स्ट फॉलोड बाय द आई ड्रॉप, मतलब आई ऑइंटमेंट पहले डालो या फिर आई ड्रॉप, ड्रॉप या ऑइंटमेंट। बात मुद्दे कितनी है भाई, आपको ड्रॉप पहले डालोगे या ऑइंटमेंट पहले डालोगे, इसके लिए हो सकता है कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है। कुछ लोग सी आंसर दे रहे हैं, अरे यार बड़े हैवी ड्राइवर हो यार सी वालों, सी कैसे होगा। देखो ABCD आप सब ने पढ़ी होती है, सब ने, मैंने भी पढ़ी है, आपने भी पढ़ी है। ए पहले कौन सा शब्द है डी और ओ में से जो पहले आता है, ABCD के अल्फाबेट के 26 लेटर में डी और ओ में से पहले कौन आता है, डी और ओ में से पहले कौन आता है। सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर क्या करना है, हमेशा ड्रॉप पहले डालनी होती है। ड्रॉप पहले डालने का पर्पज क्या है, अगर आपने ऑइंटमेंट डाला, उन दोनों के बीच में क्या होता है, ऑलमोस्ट 15 मिनट का गैप होना चाहिए। अगर आप दोनों यूज कर रहे हो तो कम से कम 15 मिनट्स टू 13 मिनट का गैप होना चाहिए, कम से कम 15 मिनट का गैप होना चाहिए। अब जो रहती है दूसरी बात क्या रहती है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या रहती है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 3 से 5 मिनट तो एक्शन ही नहीं करेगी। 5 मिनट में तो आप एक्शन कैसे करोगे, कुछ तो टाइम दो उसको यार एक्शन करने के लिए। 15 से 30 मिनट, इतनी किस किस बात की जल्दी। 15 मिनट ड्यूरेशन सफिशिएंट ड्यूरेशन होता है किसी ड्रग को एक्शन करने के लिए। अब याद रखिएगा, आपको क्या करना है, डी ड्रॉप पहले डालनी है, क्योंकि अगर आपने ऑइंटमेंट पहले डाला तो फिर क्या होगा, ऑइंटमेंट के ऊपर आप ड्रॉप डालोगे तो क्या होगी, वो स्लिप होकर क्या हो जाएगी, बाई से बाहर आ जाएगी। तो इसलिए अपन जनरली क्या यूज करते हैं, अपन हमेशा क्या यूज करेंगे, पहले ड्रॉप यूज करेंगे और उसके बाद क्या करना, ऑइंटमेंट यूज करना है। इतना ABCD वाला कंसेप्ट याद रख लेना, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग गलत नहीं करोगे। कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, बहुत छोटा माइनर क्वेश्चन है पर कंफ्यूजन कर देता है। क्लियर है, तो ए इज द राइट आंसर रहेगा उसमें। नेक्स्ट, द नर्स इज प्रोवाइडिंग instructions to a client who will be self-administering eye drop. To minimize absorption of the eye drops, the nurse should instruct the client to take which action. भाई उस ड्रग का सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन नहीं हो, उसके लिए आपको क्या करना होता है, सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन नहीं हो उसके लिए क्या करें। पहला ऑप्शन क्या है, देखो सीधी सी बात है, आपको सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग कर रहा है और आपको क्या बचाना है, सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन बचाना। सिस्टमेटिक का मतलब क्या कि भाई सर्कुलेशन के साथ में वो ड्रग मिक्स ना हो, सर्कुलेशन के लिए पूरी होल बॉडी में कोई एक्शन नहीं आए, उसका कोई इफेक्ट नहीं आए, उसके लिए आपको क्या करना है। देखिए, ईट बिफोर इंस्टिलिंग द ड्रॉप, खाना खा लो ड्रॉप से पहले, एक अच्छा तरीका और आपके पास में। बी क्या है, सोलो सेवरल टाइम्स आफ्टर इंस्टिलिंग द ड्रॉप्स, ठीक है। सी क्या है, ब्लिंक विगोरसली टू इनकरेज ट्रेनिंग फॉर इंस्टिलिंग द आई ड्रॉप्स, आपको मल्टीपल टाइम ब्लिंक करना है विगरसली, फर्स्ट आपको विगरसली करना है। और जो डी ऑप्शन रहता है, ऑक्यूल्ड द नेजोलैक्रिमल डक्ट विथ ए फिंगर आफ्टर इंस्टिलिंग द आई ड्रॉप। नेजोलैक्रिमल डक्ट कहाँ होती है, नेजोलैक्रिमल डक्ट
ये वाली जो रहती ना, उस डक्ट को क्या करना, आपको सप्रेस करना होता है, ताकि क्या हो, आपका सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन ना हो, सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन नहीं हो। कौन सा क्वेश्चन की दिक्कत हो रही है भाई, कौन सा वाला क्वेश्चन? देखो आई ड्रॉप का क्या है, आई ड्रॉप का मैं बहुत क्लियर कर देता हूं कि भाई 15 मिनट का मिनिमम गैप होना चाहिए। कितने मिनट का? 15 मिनट का गैप होना चाहिए। कितने मिनट का? 15 मिनट का मिनिमम गैप होना चाहिए किसी भी आपको आई ड्रॉप और आई ऑइंटमेंट की। 15 मिनट बेस्ट आंसर है। दुनिया किसी को चैलेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, बेफिक्र हो। 15 मिनट आपको गैप रखना है। आई ड्रॉप पहले डालनी है, डालनी का वो मैं आपके आगे क्वेश्चन लेके आया हूँ, वहाँ पे अपन बताएंगे कहाँ डालनी है, और आपको डालने के बाद क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ। आपको नेज़ोलैक्रिमल सैक को ऊपर प्रेस करना है, नेज़ोलैक्रिमल सैक के ऊपर प्रेस करना होता है। पिछले क्वेश्चन में आपका देखो डी इज द राइट आंसर ना, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। आई ड्रॉप हमेशा क्या है, क्या रहता है इसमें, आपको क्या है, डी नहीं सॉरी, इसमें ए अपना आई ड्रॉप मैंने बताया ना, आई ड्रॉप पहले डालना है, डी मतलब ड्रॉप पहले डालना है, और फॉलोड बाई आई ऑइंटमेंट। पहले आपको क्या करना है, पहले क्या करना है, डीप और कंसेप्ट कैसे बदलना, बिल्कुल सिंपल सी बात है यार। आई ड्रॉप पहले डालनी है और उसके बाद आई ऑइंटमेंट डालना है। कम से कम आपको 15 मिनट का एवरेज आपको गैप रखना होता है। 15 मिनट के ज़्यादा कोई आपको क्वेश्चन आ नहीं सकता। बहुत बेसिक सी बात बता रहा हूँ यार, इसमें कंफ्यूज होने वाली क्या बात है। 15 मिनट का गैप रखोगे, नहीं तो क्या कि अगर आपने ऑइंटमेंट पहले डाला तो ऑइंटमेंट क्या करेगा, आई ड्रॉप को क्या कर देगा, स्लीप कर देगा। क्या कर देगा, स्लीप आउट कर देगा। क्या कर देगा, स्लीप आउट कर देगा। इसलिए अपन क्या करते हैं, आई ड्रॉप को पहले डालते हैं और ऑइंटमेंट को बाद में डालते हैं। 15 मिनट का गैप होता है, 3 to 5 मिनट, 3 to 5 मिनट। ऐसा नहीं होता माय डियर, ऐसा क्वेश्चन में नहीं आएगा आपके। ऑप्शंस क्या आते हैं वो मैटर करते हैं, ऑप्शंस क्या आएंगे वो मैटर करते हैं। 15 मिनट है, बेफिक्र रहो आप, कोई चिंता वाली बात नहीं है, बिल्कुल फाइनल बात है। नेक्स्ट देखो इसमें जो आपका क्या रहता है, आपको नेज़ोलैक्रिमल सैक होता है, उसको क्या करना, आपको डक्ट जो रहती है नेज़ोलैक्रिमल डक्ट, उसको क्या करना, कंप्रेस करना होता है। कंप्रेस करने के पीछे पर्पज़ क्या है, अपना सीधा सा पर्पज़ ये है कि आपको क्या नहीं हो जाए, सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन नहीं हो। अगर आपने कोई जैसे एट्रोपिन डाली, एट्रोपिन जैसे डाला है, तो एट्रोपिन जैसे डालोगे, अगर आपने उसमें सब भाई कंप्रेस नहीं करा, तो वो क्या एक तरह की सिंपैथेटिक ड्रग है। सिंपैथेटिक ड्रग है मतलब क्या, आपको टेकिकार्डिया हो सकता है। क्या हो सकता है आपको, टेकिकार्डिया। भाई सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वाले साइन एंड सिम्टम आने लग जाएंगे। तो उससे प्रिवेंशन के लिए, उससे प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, नेज़ोलैक्रिमल डक्ट पे ऊपर प्रेस डालते हैं, और कितना 2 to 3 मिनट के लिए, तब तक क्या आएगा, अब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाएगा बिल्कुल। ईट बिफोर इंस्टॉलिंग ड्रॉप, swallow several times after instilling the drops, blink vigorously to the increase tearing instilling the eye drops, occult the nasolacrimal duct is with finger instilling the eye drops। D is the right answer रहेगा। उसके अलावा नेक्स्ट कोई नहीं, आप अच्छे से, किसी को कंफ्यूजन हुआ है वीडियो को वापस देखिएगा, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। क्लियर है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स प्रिपेयर्स ए क्लाइंट फॉर ईयर इरिगेशन। नर्स ने क्या, एक पेशेंट को किसके लिए प्रिपेयर करा है, ईयर इरिगेशन के लिए। किसके लिए प्रिपेयर करा है, ईयर इरिगेशन के लिए प्रिपेयर करा है। एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जो इसको प्राइमरी हेल्थ केयर दे रहा है उसके द्वारा क्या करा है, ईयर इरिगेशन प्रिस्क्राइब करा है। विच एक्शन शुड द नर्स टेक व्हेन परफॉर्मिंग द प्रोसीजर, कौन सा एक्शन आपको उस प्रोसीजर को परफॉर्म करने के टाइम लेना है। पहला क्या है, वार्म द इरिगेटिंग सॉल्यूशन टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसको क्या करना है, देखो उसके लिए क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, वार्म द इरिगेटिंग सॉल्यूशन टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। बी क्या है, पोजीशन द क्लाइंट विथ द अपेक्टेड साइड अप फॉलोइंग द इरिगेशन। क्या करना है, पोजीशन द क्लाइंट विथ अपेक्टेड साइड अप फॉलोइंग द इरिगेशन। इरिगेशन के बाद में पेशेंट को जिस साइड में अपेक्टेड है उस साइड में पोजीशन दे दो। दूसरा क्या है, डायरेक्ट ए स्लो स्टडी स्ट्रीम टू इरिगेशन सॉल्यूशन टुवर्ड द ईयर ड्रम। क्या करना है, आपको ईयर ड्रम की ओर डायरेक्ट करके क्या करना है, उस इरिगेशन सॉल्यूशन को फ्लश करना होता है। कभी भी ईयर ड्रम की ओर, जो अपनी टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन की ओर डायरेक्ट करके फ्लश नहीं करना होता। ये तो बिल्कुल गलत बात है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। डी क्या कह रहा है, असिस्ट द क्लाइंट टू टर्न हर और हिज हेड सो दैट द ईयर टू बी इरिगेटेड इन फेसिंग अपवर्ड। क्या करना है, उसके हेड को टर्न करना है। ये भी बात बिल्कुल सही नहीं है। पहली बात ये भी बिल्कुल गलत बात है। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों के बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहे हैं, कुछ लोग सी आंसर करें, सी आंसर सही नहीं है। भाई आप सीधा टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन पर इरिगेशन सॉल्यूशन को कैसे फ्लश कर सकते हो, आपकी टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन प्रपोर्शन हो सकता है ना। उसके लिए आपको क्या करना है, टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन का परपोरेशन हो सकता है।
ठीक है। उसलिए आपको क्या करना, सबसे पहली जो बात है कि भाई जो भी कोई सॉल्यूशन से आप इरिगेशन कर रहे हो उसको कम से कम आपके बॉडी के टेम्परेचर तक रखना है। इतना अगर वो चिल है तो उसको उस बॉडी टेम्परेचर तक लेके आना है, और ज़्यादा गर्म है तो बॉडी टेम्परेचर तक आपको मेंटेन रखना है। क्लियर है? तो ए इज़ द राइट आंसर रहता है। हमेशा ईयर इरिगेशन के लिए जो सॉल्यूशन यूज होते हैं, कई बार अपने H2O2 से यूज करते हैं, कई बार अपन मिनरल ऑयल से अपन ईयर इरिगेशन करते हैं, और हमेशा जब भी इरिगेशन के लिए अपन जो सॉल्यूशन यूज करते हैं वो हमेशा अपनी एक्सटर्नल ऑडिटरी जो कैनाल होती है उसकी वॉल की ओर डायरेक्ट रख के हमेशा क्या करना होता है, उसको पंच मतलब प्रेस करना होता है। वॉल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, जो अपनी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होती है उसकी ओर डायरेक्ट रख के हमेशा क्या करना, फ्लश करना होता है। क्लियर है? क्लियर है? देखो ए इज द राइट आंसर, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बेसिक बातें उसको समझना है, बेसिक बातों में कंसेप्ट है। आप ऐसे भी कंफ्यूज हो जाओगे फिर एग्जाम के टाइम क्या होगा। बहुत बेसिक बात है कि भाई क्या चीज़, एक क्वेश्चन को लेकर आप इतना क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। सिंपल सा तो कंसेप्ट मैंने आपको माइंड में क्लियर करा था, थोड़ा सुनिएगा बहुत क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? देखो द डे केयर नर्स इज ऑब्जर्विंग ए 2-year-old child and suspect that the child may be strabismus. Which observation made by the nurse indicate the presence of this condition? The daycare nurse is observing a 2-year-old child and suspect that child may have strabismus. क्या है? child को strabismus है। भाई एक 2 साल का बच्चा है और उसको देख कर चाहे क्या कर रही है, नर्स सस्पेक्ट कर रही है उसको स्ट्राबिस्मस है। तो विच ऑब्जर्वेशन मेड बाय द नर्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ दिस कंडीशन? इसमें से कौन सा जो इंडिकेशन है वो सजेस्ट करेगा, क्या सजेस्ट करेगा कि उस बच्चे को क्या है, बच्चे की एक्टिविटी होगी जो क्या करेगी, वो सजेस्ट करेगी बच्चे को स्ट्राबिस्मस है। स्ट्राबिस्मस का मतलब क्या कि भाई बाईफोकल विजन नहीं है। बाईफोकल विजन क्या होता है, पहली बात तो मैं ये बता देता हूँ आपको। बाईफोकल का मतलब क्या होता है, अपने जो नॉर्मल आदमी है, नॉर्मल पर्सन क्या कर सकता है कि भाई एक समय एक चीज़ पर फोकस कर सकता है, पर कुछ जिनमें स्ट्राबिस्मस की दिक्कत होती है तो देखना कहीं एक जगह पे फोकस करना चाहता है तो उस जगह पे फोकस नहीं कर पाता, क्योंकि जो अपने 2 आईबॉल रहते हैं ना, वो दोनों आईबॉल एक जगह नहीं रहते, उसका कोऑर्डिनेशन नहीं रहता आपस में। एक इधर जाएगा तो एक सेंटर में रहेगा, एक उधर चला जाएगा, तो उनका दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से क्या होता है, एक स्ट्राबिस्मस की दिक्कत होती है, जिसमें आईबॉल रहता है, उन आईबॉल के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होता। तो दोनों आई है वो एक जगह पर फोकस नहीं कर पाती, एक जगह क्या पर नहीं कर पाती है, फोकस नहीं कर पाती है। उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, स्ट्राबिस्मस कहते हैं। क्लियर है? तो अब इसमें से कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसके आधार में ये पता लगाना है कि भाई जो स्ट्राबिस्मस वाला पेशेंट होगा वो बच्चा वो क्या, उसके साथ में क्या दिक्कत आएगी उसको किसी भी चीज़ को देखने के लिए। तो देखिए पहला क्या कह रहा है कि भाई द चाइल्ड हैज़ डिफिकल्टी हेयरिंग, बच्चे को सुनने में दिक्कत होगी। क्लियर है? बी क्या कह रहा है, द चाइल्ड कंस्टेंटली टिल्ट्स द हेड टू सी, बच्चा कंटिन्यूसली किसी भी चीज़ देखने के लिए किसी भी चीज़ को देखने के लिए इधर उधर अपना हेड घुमाएगा। किसी भी चीज़ को देखना होगा तो अपन नॉर्मली ऐसे अपन आई के मूवमेंट के साथ में देख लेंगे, पर उसको देखने के लिए क्या करना होगा, हेड का मूवमेंट करवाना होगा। क्लियर है? तीसरा क्या रहता है, द चाइल्ड डज नॉट रेस्पॉन्ड व्हेन स्पोकन टू, बच्चे को अपन जब कुछ कहेंगे तो बच्चा क्या करेगा, कुछ भी ध्यान नहीं देगा। वो किस में दिक्कत आती है, वो डम्ब है, जो उसको सुनाई नहीं देता, उस बच्चों में दिक्कत आती है। डीपनेस जिसे अपन कहते हैं। द चाइल्ड कंस्टेंटली टर्न्स द हेड टू हियर, बच्चा क्या करेगा, सुनने के लिए कंस्टेंटली हेयर को घुमाएगा। तो इसमें से विच वन इज द राइट आंसर? बहुत बढ़िया, मोस्ट ऑफ द लोगों के बिल्कुल राइट आंसर आते हैं। स्ट्राबिस्मस को बिल्कुल सही है, लेजी आई भी कहते हैं और स्क्विंट आई भी कहते हैं। क्या कहते हैं अपन स्ट्राबिस्मस को? लेजी आई भी कहते हैं और अपन क्या कहते हैं, स्क्विंट भी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? स्क्विंट। ये दोनों इसके दूसरे नाम है स्ट्राबिस्मस के। तो स्ट्राबिस्मस वाला बच्चा हमेशा किसी भी चीज को देखने के लिए कंस्टेंटली क्या करेगा, अपना हेड को टर्न करेगा। और तो क्या रहेगा आपका राइट आंसर? बी इज द राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा? बी इज द राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल। देखो, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए चाइल्ड आफ्टर ए टॉन्सिलेक्टमी। द नर्स मॉनिटर द चाइल्ड नोइंग दैट विच फाइंडिंग इंडिकेट द चाइल्ड इज ब्लीडिंग। इसमें से कौन सी फाइंडिंग इंडिकेट करेगी कि क्या हो रहा है, बच्चे को ब्लीडिंग हो रही है। क्या हो रही है? बच्चे को ब्लीडिंग हो रही है। कौन सी चीज सजेस्ट करेगी कि बच्चा ब्लीड करेगा? ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है 20 बार तो आया हुआ है और आगे फ्यूचर में 100 बार ये क्वेश्चन आने वाला है। कितनी बार? 100 टाइम्स आने वाला क्वेश्चन है। इसमें जो अपना पूरा टॉन्सिल वाला पूरा अगर अपन चैप्टर की या सिस्टम की या उस ऑर्गन की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल भी क्या है अपने टॉन्सिलेक्टमी में, सिर्फ इसका ही जिक्र
करा जाता है किसका, कि भाई टॉन्सिलेक्टमी हुई है और पेशेंट को अपन ब्लीडिंग नोट करने के लिए अपन क्या करेंगे, ब्लीडिंग नोट करने के लिए अपन क्या करेंगे, ब्लीडिंग नोट करने के लिए। तो टॉन्सिल क्या होती है, पहले तो ये मत बता देता हूँ, एक लिम्फोइड स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है, लिम्फोइड स्ट्रक्चर होती है, जो क्या करती है, एक मतलब एक इम्यूनिटी का काम करती है, इम्यूनिटी में सपोर्ट करती है। किसमें, इम्यूनिटी में सपोर्ट करती है, लिम्फोइड इम्यूनिटी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जिसमें मेन जो टॉन्सिल रहता है वो आपका फेरिंजियल टॉन्सिल रहता है, ट्यूबल टॉन्सिल रहता है, आपका लिंगुअल टॉन्सिल रहता है और पैलेंटाइन टॉन्सिल रहता है। जो चार मेनली जो रहते हैं, फेरिंजियल, पैलेंटाइन, ट्यूबल और लिंगुअल टॉन्सिल रहते हैं, जो लिम्फोइड टिश्यू होते हैं, लिम्फोइड टिश्यू रहते हैं, जो इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये क्वेश्चन है कि कई बार पूछा गया है। एक तो अपना जो हिपेरिन वाला, प्रोटामिन सल्फेट वाला, ये तो क्या है कि इनका तो क्या हो रखा है, इनके साथ में बॉन्ड हो रखा है। कोई जो भी क्वेश्चन पूछा जाए, कोई भी एग्जाम हो, हिपेरिन फिक्स आता है। हिपेरिन का एंटीडोट का बहुत रेयर यूज होता है, वेरी वेरी रेयर यूज होने वाला प्रोटामिन सल्फेट, पर पूछा हर बार जाता है। वैसे कि वैसे अपना टॉन्सिलेक्टमी है, किसी भी एग्जाम में ऐसा टॉन्सिलेक्टमी वर्ड आ जाए ना, उसके आगे सिर्फ अपने को ऑप्शन देखना है। फ्रीक्वेंट स्वेलिंग अगर ऑप्शन है तो वही उसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो फ्रीक्वेंट स्वेलिंग, अगर बच्चा टॉन्सिल का रिमूवल हुआ है और टॉन्सिल के बाद में अगर फ्रीक्वेंट स्वेलिंग करा है, मतलब अपन जो निगलते हैं ना, तो यहाँ पे जो थ्रॉट के जो मूवमेंट होते हैं ना, उस जो मूवमेंट होते हैं ना, वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, आप कुछ निगल रहे हो। अगर वो फ्रीक्वेंट कुछ स्वेलिंग कर रहा है, कुछ निगलने की कोशिश कर रहा है, तो आपको समझ जाना है कि कुछ बच्चा क्या कर रहा है, कुछ बच्चा कुछ गलती क्या कर रहा है, बच्चा कुछ स्वेल कर रहा है। और स्वेल क्या हो सकता है, टॉन्सिल से क्या हो सकती है, ब्लीडिंग। और जब कभी भी बॉडी में ब्लीडिंग हो जाए, उस कंडीशन में बीपी में ड्रॉप होगा और पल्स में क्या होगा, राइज अप होगा। कभी भी बॉडी में फीवर आ जाए तब क्या होता है, पल्स राइज होती है। ये कुछ बेसिक बातें, इस पर बड़े सवाल बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल क्लियर रहता है कि डिक्रीज पल्स रेट नहीं रहेगी, पल्स रेट क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब बीपी बॉडी से ब्लड लॉस होगा तो उसको कंपनसेट करने के लिए क्या होगा, कंपनसेट करने के लिए क्या होगा, कंपनसेट करने के लिए हमेशा हार्ट रेट बढ़ती है, कभी भी कम नहीं होती। कंप्लेन ऑफ डिस्कम्फर्ट, बच्चा है तो डिस्कम्फर्ट की कंप्लेन कर पाए ऐसा अपन नहीं मान सकते। क्लियर है। उसके अलावा एलिवेशन ऑन ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर में तो एलिवेशन कैसे होगा भाई, जब बॉडी से फ्लूइड लॉस होगा तो बीपी डाउन होती है हमेशा। क्लियर है। तो याद रखिएगा, फ्रीक्वेंट स्वेलिंग, क्या फ्रीक्वेंट स्वेलिंग का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो आपका क्या रहेगा, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। किसी को कोई दिक्कत है ड्रॉप और ऑइंटमेंट से रिगार्डिंग, तो कल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसका आपको बहुत क्लियर कर दूंगा, बहुत रेफरेंस के साथ, बेफिक्र रहिए। ठीक है। आफ्टर ए टॉन्सिलेक्टमी द नर्स रिव्यूज द सर्जन पोस्ट ऑपरेटिव प्रिस्क्रिप्शन, विच प्रिस्क्रिप्शन शुड द नर्स क्वेश्चन। क्या हुआ कि भाई आफ्टर ए टॉन्सिलेक्टमी, रिमूवल ऑफ टॉन्सिल, टॉन्सिलेक्टमी का मतलब क्या, रिमूवल ऑफ टॉन्सिल, रिमूवल ऑफ टॉन्सिल। ठीक है। उसके अलावा क्या कह रही है कि आफ्टर ए टॉन्सिलेक्टमी द नर्स रिव्यूज द सर्जन पोस्ट ऑपरेटिव प्रिस्क्रिप्शन, विच प्रिस्क्रिप्शन शुड द नर्स क्वेश्चन। इसमें से भाई टॉन्सिलेक्टमी करी और जो पोस्ट ऑपरेटिव जब जो डॉक्टर नोट्स लिखता है, उस नोट्स में उसने क्या कहा, उस नोट्स में उसने लिखा कि भाई ये आपको काम करने। अगर उसने सारी चीज़ें लिखा है कि भाई मॉनिटर फॉर ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को मॉनिटर करने के लिए आपको क्या देखोगे, आप स्वेलिंग देखोगे, सोलोविंग, सोलोविंग अपन उस नोटिस करेंगे कि बच्चा कहीं सोल्व तो नहीं कर रहा है। ये तो बहुत ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दूसरा क्या है, सक्शन एवरी 2 आवर्ली, उस बच्चे को एवरी 2 आवर्ली क्या करना है, सक्शन करना है। क्या करना है, सक्शन करना है। अगर बच्चा क्या हो रहा है, अगर उसकी टॉन्सिलेक्टमी हुई तो ये उसकी एडवाइस लिखी हुई है। ठीक है। सक्शन करना है एवरी 2 आवर्स। तीसरा क्या है, गिव नो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, कुछ भी मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट आपको नहीं देने। और डी ऑप्शन है, गिव क्लियर कूल लिक्विड व्हेन अवेक एंड अलर्ट। अच्छा, जब भी अलर्ट और अवेक रहे आपको क्या देना है, लिक्विड देना है। क्लियर है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सक्शन अवॉइड करेंगे, ये अगर उस डॉक्टर ने लिखा है तो उसको कहेंगे अरे मूर्ख आदमी, सक्शन क्यों करना है, सक्शन से तो जो आपने सूचस लिए सूचस रप्चर हो सकते हैं और क्या हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है। और ब्लीडिंग हमेशा क्या कर सकती है, अपन ये भी तो नहीं चाहते ना ब्लीडिंग हो, अपन ब्लीडिंग को बचाना है। और ब्लीडिंग जब ऐसा हो, ऐसी कंडीशन, ऐसी नौबत आए, उस कंडीशन हमेशा ध्यान रखना है, क्या करना है, ध्यान रखना है कि सक्शन नहीं करना है और ब्लीडिंग को मॉनिटर करना है। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो सक्शन एवरी 2 आवर्ली। क्लियर है। ये अगर लिखे तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा उस पर क्वेश्चन करना है। ये एक गलत इंटरवेंशन, ये एक रॉन्ग इंटरवेंशन है कि अभी सक्शन नहीं करना होता है। क्लियर है। रॉन्ग इंटरवेंशन है, सक्शन नहीं करना है और ब्लीडिंग को मॉनिटर करना, दोनों इंपॉर्टेंट बातें रहती है। क्लियर है। अब देखो, द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू केयर फॉर ए चाइल्ड
आफ्टर ए टॉन्सिलेक्टमी, एक बच्चा है उसको केयर के लिए प्रिपेयर हो रही है किसके, आफ्टर टॉन्सिलेक्टमी, द नर्स डॉक्यूमेंट ऑन द प्लान ऑफ केयर, नर्स ने डॉक्यूमेंट करा है किस पर, प्लान ऑफ केयर, प्लान ऑफ केयर डॉक्यूमेंट करा है, टू प्लेस द चाइल्ड इन विच पोजीशन, बच्चे को किस पोजीशन में रखना है, बच्चे को किस पोजीशन में रखना है टॉन्सिलेक्टमी के बाद, टॉन्सिलेक्टमी के बाद बच्चे को किस पोजीशन में रखना है, कौन सी पोजीशन में रखना है। जब नए जब जेआर आते हैं ना उनको सुई पकड़ना नहीं आता, ठीक है ना, तो ये तो सेक्शन वाली बात है, ये बहुत बड़ी बात होती है। नोट्स हमेशा जेआर वगैरह डालते हैं तो उनको नहीं पता होता, ये कोई बड़ी बात नहीं है, सभी को नहीं पता, किसी को सब कुछ पता होना ज़रूरी नहीं है, कभी भी ज़रूरी नहीं है कि किसी को डॉक्टर है तो उसको सब पता है और अपन को पता नहीं, ऐसा कभी भी एटीट्यूड नहीं रखना। हमेशा किसी को जो जिसमें नॉलेज है उसके लिए, नॉलेज के प्रति ललक है, इच्छा है, उसको सब पता हो सकता है, ये हमेशा ऐसा कुछ नहीं होता है। क्लियर है? देखो क्या रहेगा, सुपाइन, साइड लाइंग, हाई फाउलर या टेंडलबर्ग, सुपाइन, साइड लाइंग और टेंडलबर्ग, तो क्या रहेगा इसमें, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मोस्ट ऑफ द लोगों के आंसर हाई फाउलर आ रहे हैं, कुछ के साइड लाइंग आ रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ हाई फाउलर में थोड़ा नुकसान होगा आपको, ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा, 0.33 जाएंगे, और इसके लिए आपको क्या करना है, आपको साइड लाइन में देना है और उस बंदों को क्या हो जाएंगे, पूरा 1 नंबर मिलने वाला है, क्योंकि इससे क्या होता है, रिस्क ऑफ एस्पिरेशन कम हो जाता है। क्या हो जाता है, रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, रिस्क ऑफ एस्पिरेशन कम हो जाता है, क्योंकि साइड लाइन में बच्चा है, बच्चा हाई फाउलर में थोड़ी बैठेगा भाई, बच्चा कितनी देर हाई फाउलर में बैठा दोगे, बच्चा तो अपनी मर्जी से सोएगा, बच्चे को इधर उधर कर सकता है, आप इधर लेटा दो उधर लेटा दो, बच्चा बैठा के रख लो हाई फाउलर में, ये थोड़ा टफ टास्क रहता है और वो इतना प्रिवेंटिव नहीं है, क्योंकि बच्चा जो निगल रहा है उसमें एस्पिरेशन का भी रिस्क रहता है, हमेशा ये बात याद रखिएगा। क्लियर है? तो बी इज द राइट आंसर रहेगा, बी इज द राइट आंसर रहेगा। यही तो अपने को ख़त्म करना है ना। आप इस लायक बनो कि कोई आपकी इंसल्ट करने की सोच नहीं सके, आपको उसके लिए उस लायक बनना पड़ेगा। लाइक इन द सेंस क्या, जिस चीज़ का पता नहीं होना उस चीज़ में बोलना नहीं चाहिए, और जिस चीज़ में पता होना उसमें पीछे नहीं जाना चाहिए। जो आपने कमिटमेंट कर लिया, जो चीज़ पढ़ ली है और आपको पता है ये गलत कर रहा है, तो चाहे कोई भी उस चीज़ का मायने नहीं रखता है। तो ये थोड़ा प्रोफेशन के लिए सोचो, उसके लिए जियो, जिस चीज़ में आप घुस जाओ ना उसके लिए मतलब उसकी बेइज्जती आप कभी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए, चाहे कुछ भी कोई भी हो सामने। क्लियर है? थोड़ा बी ऐसा पैशनेट बनिए अपने लिए। देखो नेक्स्ट एक और खतरनाक क्वेश्चन है, द नर्स इज रिव्यूइंग द लेबोरेटरी रिजल्ट फॉर ए चाइल्ड शेड्यूल्ड फॉर ए टॉन्सिलेक्टमी, एक चाइल्ड जो टॉन्सिलेक्टमी के लिए क्या हुआ है, शेड्यूल्ड हुआ है। द नर्स डिटरमाइन दैट विच लेबोरेटरी वैल्यू इज मोस्ट सिग्निफिकेंट टू रिव्यू, कौन सी जो लेबोरेटरी वैल्यूज है वो सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रहेगी रिव्यू करने के लिए। क्रिएटिन लेवल देखना है टॉन्सिलेक्टमी से पहले, टॉन्सिलेक्टमी प्लान्ड है उससे पहले कौन सी लेबोरेटरी वैल्यू आपको ध्यान देनी, कौन सी लेबोरेटरी वैल्यू आपको ध्यान देनी है, कौन सी लेबोरेटरी पर आपको वैल्यू पर ध्यान देना है। क्रिएटिनिन लेवल, क्रिएटिनिन होता है ना जो मसल्स मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट होता है, किसका, मसल मेटाबॉलिज्म का, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और मसल से मेटाबॉलिज्म होता है तो एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, क्रिएटिनिन। लोग मसल्स बनाने के लिए भी क्रिएटिनिन का यूज़ करते हैं। क्लियर है? और जो क्रिएटिनिन जब बढ़ता है वो किस कंडीशन में बढ़ता है, हमेशा किडनी डिजीज़ में। किस कंडीशन में, किडनी डिजीज़ में हमेशा क्या बढ़ता है, आपका क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ता है। दूसरा क्या है आपका प्रोथ्रोम्बिन टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या बताता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम पीटीआईएनआर, जिसे अपन पीटीआईएनआर कहते हैं कि नाम से एक टेस्ट अपन जनरली करते हैं। पीटीआईएनआर का सैंपल कौन सी वाइल में लिया जाता है, पीटीआईएनआर का सैंपल कौन सी वाइल में लिया जाता है, पिंक, कौन सी वाइल में, पिंक में लिया जाएगा। पिंक तो ऐसी कोई वाइल नहीं होती, अलग अलग कहीं भी यूज हो सकता है, बट जो स्टैंडर्ड रहता है रेड वाइल, जो प्लेन वाइल जिसे अपन कहते हैं, उसके अलावा जो पर्पल वाइल जिसे अपन ईडीटी वाइल कहते हैं, उसके अलावा जो अपनी एक ब्लू वाइल आती है उस ब्लू वाइल में लेंगे, या फिर जो ब्लैक ब्राउन का जो ब्राउन ग्रे कलर का आता है जिसमें अपन शुगर के सैंपल लेते हैं उसमें अपन जनरली यूज़ करेंगे। तो कौन सी वाली कैप वाली बोतल में अपन को क्या लेना है, पीटीआईएनआर का सैंपल लेना है। स्काई ब्लू, बहुत बढ़िया, स्काई ब्लू, देवेंद्र जी बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने। स्काई ब्लू में आपको हमेशा क्या लेना है, पीटीआईएनआर का सैंपल लेना होता है। अराउंड 2.7 ml, कितना सैंपल लिया जाता है, 2.7 ml। जितने भी सैंपल हैं अगर अपन एक वाइल की बात करें ना तो उसमें किसमें सबसे ज़्यादा किसका लिया जाता है, सबसे ज़्यादा अपना पीटीआईएनआर का सैंपल लिया जाता है। किसका, पीटीआईएनआर का सैंपल सबसे ज़्यादा जनरली अगर बात करें, सिर्फ एक वाइल की बात करें तो 2.7 ml सैंपल लिया जाता है। क्लियर है? तो पीटीआईएनआर नॉर्मल वैल्यू क्या रहती है पीटीआईएनआर की, 11 to 13
11 to 13.5। और पीटीएनआर अपना क्या देखता है, पीटीएनआर अगर ज़्यादा है तो किसका रिस्क रहता है, हमेशा ब्लीडिंग का रिस्क रहता है। किसका, अगर पीटी बड़ा हुआ है तो मतलब क्या है, रिस्क ऑफ ब्लीडिंग का रहता है। और अपन टॉन्सिलेक्टोमी में अपन 2-3 बार इस बारे में बात कर चुके हैं कि भाई टॉन्सिलेक्टोमी है तो उसमें ब्लीडिंग का बड़ा ध्यान रखना है। और पीटीएनआर बड़ा हुआ है और आपने सर्जरी कर दी तो आपने तो मुझे बार वाली बात कर दी, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे ब्लीडिंग का और ज़्यादा क्या हो जाएगा, रिस्क बढ़ जाएगा। किसका रिस्क बढ़ जाएगा, ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाएगा। तो इसमें बी इज़ द राइट आंसर रहता है। क्या रहेगा आपका, बी राइट आंसर रहेगा। पीटी हमेशा ब्लीडिंग के टाइम में देखी जाती है, जहाँ ब्लीडिंग के रिस्क को असेस करना होता है वहाँ पीटीआईएनआर देखा जाता है। आईएनआर का मतलब होता है इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो, जो दोनों चीज़ें अपने पीटीआईएनआर के साथ में लिया जाता है, किस तरह से कोगुलेशन इसकी क्या एबिलिटी है। क्लियर है। देखो उसके अलावा सेडिमेंटेशन रेट, जो अपन ईएसआर इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जिसमें किस तरह से आरबीसी सेटल डाउन होती है, उसको अपन ईएसआर के नाम से जानते हैं। ईएसआर जनरली फीमेल्स में ज़्यादा होती है और मेल्स में कम होती है, अराउंड 10 to 14 mm/h होती है। हमेशा इन्फेक्शन के केस में ईएसआर को देखा जाता है। अगर ईएसआर बड़ी हुई है मतलब क्या, इन्फेक्शन हो सकता है बॉडी में। और उसके अलावा जो अगर अपना ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है वो जनरली अपन किडनी वाले फंक्शन कंडीशन में केएफटी में अपन यूरिया ब्लड यूरिया जो अपना यूरिया देखते हैं, जो जनरली किडनी फंक्शन को असेस करने में देखा जाता है। क्लियर है, क्रिएटिनिन और यूरिया। चलो एक और धमाकेदार क्वेश्चन, ए नर्स प्रिपेयर ए टीचिंग प्लान, नर्स एक टीचिंग प्लान प्रिपेयर कर रही है फॉर द मदर ऑफ ए चाइल्ड डायग्नोस्ड विथ बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। क्या हुआ है, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। क्या एक टीचिंग देनी है किसको, जिसका बच्चा क्या हुआ है, डायग्नोस्ड हुआ है किसके साथ में, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के साथ में। किसके साथ में, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के साथ में। इफ स्टेट बाय द मदर, अगर मदर के द्वारा कौन सी लाइन कहा जाए, कौन सी बात कहें, तब आपको क्या लगता है कि भाई उसको और समझाना पड़ेगा। भाई अगर कोई मदर ऐसी बात कहे और फिर आपको लगे कि यार इसको तब ज़्यादा ये बात तो सही नहीं बोल दी इन्होंने, उसको वापस समझाना पड़ेगा। तो अब समझाना क्या है, वो कौन सी बात है उस पर आपको समझाने की जरूरत पड़ेगी। वो देखिए, आई नीड टू वॉश माई हैंड फ्रिक्वेंटली। मदर कह रही है कि भाई मुझे फ्रिक्वेंटली हाथ धोने पड़ेंगे, तो बिल्कुल सही बात है, आपको हाथ फ्रिक्वेंटली धोने। किसी भी इन्फेक्शन का रिस्क, हैंड वॉश एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो किसी भी इन्फेक्शन का, क्रॉस इन्फेक्शन का रिस्क को कम कर देता है। क्लियर है। उसके अलावा क्या है, आई नीड टू क्लीन द आई एज प्रिस्क्राइब्ड। मुझे जैसा डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा उस अकॉर्डिंग आई को क्लीन करना पड़ेगा। तीसरा क्या है, इट्स ओके टू शेयर टॉवल एंड वॉश क्लॉथ। ये बहुत कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं मेरा जो टॉवल है वो मेरा बच्चा यूज़ करे या मेरे उस बच्चे के पापा यूज़ करें, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है। और जो लास्ट ऑप्शन क्या है, आई नीड टू गिव द आई ड्रॉप एज प्रिस्क्राइब्ड। जो मुझे डॉक्टर ने ड्रॉप प्रिस्क्राइब करी है उस ड्रॉप को एज प्रिस्क्राइब मुझे देना है। बहुत बढ़िया। कोई तो ABC कह दो, ABD कह दो, सब सारे के सारे C कह रहे हो, मतलब आप बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। C इज द राइट आंसर रहेगा, C इज द राइट आंसर है। टॉवल और क्या करना है, टॉवल कभी भी शेयर नहीं करना है। क्या करेगा, ये इन्फेक्शन को इधर से उधर क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। क्या कर देगा, इधर से ट्रांसमिट कर देगा और ट्रांसमिट का रिस्क रह जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट का रिस्क रह जाएगा। किसका, ट्रांसमिट का रिस्क रह जाएगा। आपको ट्रांसमिशन को बचाना है, इसके लिए क्या करना है, हमेशा क्या शेयर नहीं करने। क्लियर है। देखो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो द मदर ऑफ ए 6-year-old चाइल्ड अराइव्स एट ए क्लिनिक बिकॉज द चाइल्ड हैज बीन एक्सपीरियंसिंग इची। मतलब एक 6 साल के बच्चे की माँ क्लिनिक पर पहुंची और उसका बच्चे को क्या कंप्लेन है, एक्सपीरियंसिंग इचिंग रेड एंड सोलन आइज। उसकी क्या है, खुजली वाली है, लाल और इची आइज है और सूजी हुई आंख है। द नर्स नोट्स ए डिस्चार्ज फ्रॉम द आई एंड सेंड ए कल्चर फॉर लेबोरेटरी। नर्स नोट्स ए डिस्चार्ज फ्रॉम द आईज एंड सेंड ए कल्चर टू द लेबोरेटरी फॉर एनालिसिस। उसने क्या करा, एक कल्चर लिया और उसको कहाँ भेज दिया, लेबोरेटरी। और जब लेबोरेटरी से कल्चर की रिपोर्ट आई तो उसमें क्या आया, क्लेमाइडिया कंजक्टिवाइटिस आया। कौन सा वाला, क्लेमाइडियल कंजक्टिवाइटिस आया। ऑन द बेसिस ऑफ डायग्नोसिस नर्स, जैसे उसने देखा कि भाई क्लेमाइडिया कंजक्टिवाइटिस आया तो नर्स डिटरमाइन दैट विच रिक्वायर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। इसमें से कौन सी बात के बारे में आपको क्या करना है, आपको कौन सी बात के बारे में क्या करना है, आगे फर्दर इवोल्यूशन करना है। क्लियर है। तो देखो जी हाँ, पॉसिबल ट्रॉमा हुआ है बच्ची के साथ में, या फिर पॉसिबल सेक्सुअल एब्यूज हुआ है बच्ची के साथ में, प्रेजेंस ऑफ एन एलर्जी, बच्चे को एलर्जी की वजह से ऐसी दिक्कत हुई है, या फिर क्या प्रेजेंस ऑफ एन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, बच्चे को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की दिक्कत हुई है। बिल्कुल
बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात रहती है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट बात रहती है, क्योंकि जो क्लाइमेडियल इन्फेक्शन होता है वो हमेशा अडल्ट में देखा जाता है। एक सेक्स एसटीडी का इन्फेक्शन है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का एक पॉजिटिव एजेंट रहता है क्लाइमेडिया। अगर बच्चों में प्रेजेंट है मतलब क्या, कहीं सेक्सुअल एब्यूज हो सकता है। उस कंडीशन में क्या करना है आपको, क्या करना है उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको बच्चे को और कॉन्फिडेंशियल लेके, बच्चे को ट्रस्ट दिलवा के उसकी पूरी सारी डिटेल्स को जाना जाए, कहीं ऐसा कुछ अनहोनी तो नहीं हो रही बच्चे के साथ में। आज के लिए बहुत बड़ी एक हैवानियत की बात है, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स अपन अखबार में पढ़ते हैं जो एक बड़ी शर्मनाक बात रहती है अपने सोसाइटी के लिए। क्लियर है? देखो, आफ्टर ए टॉन्सिलेक्टमी ए चाइल्ड बिगिन टू वॉमिट, ब्राइट रेड कलर की वॉमिट कर रहा है, बिल्कुल चमकदार ब्लीडिंग हो रही है। द नर्स शुड टेक विच एक्शन। अब नर्स को क्या करना है, टर्न द चाइल्ड टू द साइड। टर्न, नर्स क्या करेगी, बच्चे को क्या कर देगी, साइड में टर्न कर देगी, बच्चे को क्या कर देगी, साइड में टर्न कर देगी। एडमिनिस्टर द प्रिस्क्राइब्ड एंटीमेटिक्स, क्या कर देगी, एडमिनिस्टर द प्रिस्क्राइब्ड एंटीएमेटिक्स, जो उसको प्रिस्क्राइब करी हुई है एंटीएमेटिक्स उसको दे देंगी। मेंटेन्ड एनपीओ नथिंग बाई माउथ स्टेटस, पेशेंट को क्या कुछ भी माउथ से नहीं देना है, नथिंग पर माउथ करना है। क्लियर है? नोटिफाई द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, और नोटिफाई कर देना किसको, प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। देखो इसमें कुछ लोग गलती कर रहे हैं, टर्न द चाइल्ड, राइट आंसर रहेगा भाई। डॉक्टर जब तक आप उसको बुलाने जाओगे, उसको बोलोगे, तब तक बच्चा एस्पिरेट कर गया तो बच्चे की डेथ हो जाएगी यार। पहले क्या करना है, बच्चे को आपको प्राइमरी इंटरवेंशन क्या करना है, आप इसको बच्चे को क्या कर दो, टर्न कर दो। फिर क्या करना, बच्चे को वॉमिट करने दो ताकि एस्पिरेशन का रिस्क खत्म कर दो। जब एस्पिरेशन का रिस्क खत्म हो जाएगा तब आप डॉक्टर को बुला लेना, जो भी चीज़ होगी। वो तो एंटीएमेटिक्स अपन बाद में भी दे सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि आप 1 सेकंड में एंटीएमेटिक्स दिया और उसी पल उसने क्या कर दी, वॉमिट को रोक दिया। बच्चा वॉमिट करा तो वॉमिट तो एक रिफ्लेक्स है, और तो तुरंत हो गया जो हो गया। तो उस कंडीशन में पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी, बच्चे को हमेशा साइड लाइन कर दो। बच्चे को क्या कर दो, हमेशा साइड लाइन कर दो, और साइड लाइन करने के बाद क्या करो, फिर नेक्स्ट एक्शन लो। हमेशा एक जो सीजर का क्वेश्चन आता है, सीजर में भी अभी अब कभी गलती मत करना, डॉक्टर आते रहेंगे। पहला क्या करना है, इंजुरी से प्रिवेंट करना। सीजर में हमेशा प्रायोरिटी रहता है, एयरवे से भी ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। अगर बच्चे को सीजर आ रहे हैं तो आपको इंजुरी बचाओ, और अगर कोई पर्सन वॉमिट कर रहा है तो उसको साइड लाइन दो। दोनों इंपॉर्टेंट बात, इस बात पर गौर करिएगा। बच्चा वॉमिट कर रहा है, चाहे अडल्ट वॉमिट कर रहा है, उसको साइड लाइन दो। अगर अनकॉन्शियस अडल्ट वॉमिट करेगा तो वो भी एस्पिरेट कर जाएगा। तो कहीं भी खड़े हो, किसी भी सिचुएशन में खड़े हो, तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि वो उस पेशेंट को खुद खुली कॉन्शियस नहीं है और वो वॉमिट कर सकता है, तो उस कंडीशन में उसको साइड लाइन दे दो ताकि आप काफ़ी रिस्क कम कर सकते हो। और या फिर क्या करो, हेड ऑफ बेड ऊपर कर दो, ताकि क्या होगा, एस्पिरेट नहीं कर पाएगा। जब तक एस्पिरेट नहीं होगा, कम से कम जान का रिस्क नहीं रहेगा। इंजुरी प्रिवेंशन इन सीजर एंड साइड लाइन इन वॉमिटिंग इज फर्स्ट इंटरवेंशन, ऑलवेज गिव प्रायोरिटी। क्लियर है? तो आपका क्या रहेगा, टर्न द क्लाइंट टू द साइड इज द राइट आंसर रहेगा। एंटीएमेटिक बाद में लगा देंगे, एनपीओ का कोई उस टाइम सेंस नहीं रहता, अपन फिजिशियन को सेकंड में दे सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं। पर पहला क्या करना है, टर्न द क्लाइंट टू द साइड, कोई चैलेंज नहीं है इसमें। सबसे बेस्ट क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। क्लियर है? ए नर्स इज डेवलपिंग ए टीचिंग प्लान फॉर ए क्लाइंट विथ ओटोस्क्लेरोसिस, व्हाट इंफॉर्मेशन शुड द नर्स इंक्लूड इन द टीचिंग प्लान। एक नर्स क्या कर रही है, एक डेवलपिंग ए प्लान ऑफ टीचिंग प्लान कर रही है फॉर ए क्लाइंट विथ ओटोस्क्लेरोसिस के साथ में क्या कर रही है, टीचिंग प्लान कर रही है। व्हाट इंफॉर्मेशन शुड द नर्स इंक्लूड इन द टीचिंग प्लान, उस ओटोस्क्लेरोसिस वाले पेशेंट के टीचिंग में क्या चीज इंक्लूड करेगी। देखो ओटोस्क्लेरोसिस क्या होता है, पहले तो ये चीज समझ लीजिएगा, फिर अपन उसके ऑप्शन पर आते हैं। ओटोस्क्लेरोसिस का सीधा मतलब क्या होता है, जो अपने देखो ईरोसिकल्स होते हैं, ईरोसिकल्स कौन से होते हैं, आपका मेलियस हो गया, मेलियस, इंकस और स्टेपीज। मेलियस होती है जो हेमर शेप की होती है, इंकस होती है वो एनविल शेप की होती है, और ये किसी होती है, स्ट्राइपाज, घोड़े की नाल की जैसी इसकी साइज शेप होता है। किसका, अपने स्टेपीज का। स्टेपीज सबसे छोटी बोन होती है, सबसे छोटी मसल होती है, स्टेपीडियस सबसे छोटी मसल्स होती है, और इन ईरोसिकल्स के बीच में साइनोवियल जॉइंट पाया जाता है। कौन सा जॉइंट पाया जाता है, साइनोवियल जॉइंट पाया जाता है। कौन सा जॉइंट पाया जाता है, साइनोवियल जॉइंट पाया जाता है आपके ईरोसिकल्स के बीच में।
अब जो रहता है स्टपीज, इसमें क्या होता है कि जैसे आपको मैं कुछ अपने जो हेयरिंग का प्रोसेस होता है जिसमें अपन कुछ भी आवाज़ बोलेंगे, कुछ भी अपन बात बोलेंगे जो जाके कहाँ टकराएगी, अपने ईयर ड्रम पे टकराएगी, और ईयर ड्रम क्या करेगा, एक कंपन वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा, और वाइब्रेशन को आगे ट्रांसमिट कौन करेगा, आपकी जो ये ईयर ऑसिकल्स होते हैं, मेलियस इंकस स्टपीज। पर जब क्या होता है इनके बीच में मूवमेंट, ये जॉइंट में बीच में गैप रहता है, मतलब जॉइंट के साथ में इनके वाइब्रेशन की कैपेसिटी रहती है। अब स्टपीज की क्या ओवर ग्रोथ हो जाती है, किसकी, स्टपीज की, और स्पॉन को आपस में क्या कर देती है, फिक्स कर देती है। क्या कर देती है, फिक्स कर देती है। और जब फिक्स कर देगी तो इसमें वाइब्रेशन को आगे ट्रांसमिट नहीं कर पाएगी, किसमें, अपने इनर ईयर तक नहीं पहुंचा पाएगी, और उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, ओटोस्क्लेरोसिस कहते हैं। और ओटोस्क्लेरोसिस एक किस टाइप की हेयरिंग लॉस कर सकता है, सवाल बड़ा लॉजिक का है। ओटोस्क्लेरोसिस किस टाइप की हेयरिंग लॉस कर सकता है, ओटोस्क्लेरोसिस होता है वो किस टाइप की हेयरिंग लॉस करता है, इंपॉर्टेंट सवाल है, फटाफट से अपने आंसर पुट करिए। ओटोस्क्लेरोसिस किस टाइप की हेयरिंग लॉस कर सकता है, ओटोस्क्लेरोसिस की वजह से किस टाइप की हेयरिंग लॉस हो सकती है, कंडक्टिव या सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस हो सकती है ओटोस्क्लेरोसिस की वजह से। ओटोस्क्लेरोसिस की वजह से कौन सी टाइप की हेयरिंग लॉस हो सकती है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एकता शर्मा बहुत बढ़िया, सतपाल सिंह बिल्कुल सही आंसर है, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होती है, इस ओटोस्क्लेरोसिस हमेशा कंडक्टिव टाइप की हेयरिंग लॉस करता है, याद रखिएगा। बड़ा इसमें क्वेश्चन घूमकर यही क्वेश्चन बन सकता है, ये एक सवाल पूछा गया है कि भाई ओस्टेपीज के ओवरग्रोथ से होता है, पर किस टाइप की हेयरिंग लॉस करता है, उसमें आप कहीं फंस नहीं जाओ, उसके लिए आपको क्या करना है, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस इज द राइट आंसर रहता है, क्योंकि वो कंडक्शन को इफेक्ट कर देता है, जो कौन करता है, मिडिल ईयर, जो आउटर ईयर से लेके इनर ईयर तक ट्रांसमिशन का काम करती है आपके कौन, आपकी ईयर ऑसिकल्स। जो स्टपीज के ग्रोथ, ओवर ग्रोथ की वजह से क्या हो जाता है, बोन आपस में फिक्स हो जाती है, और जब बोन आपस में फिक्स हो जाती है तो आगे साउंड क्या नहीं हो पाता है, ट्रांसमिट नहीं हो पाता है। क्लियर है, तो उस कंडीशन में क्या रहता है आपका इंपॉर्टेंट बात रहती है। अब देखो ऑप्शन क्या है, स्टेपेक्टमी इज द प्रोसीजर ऑफ चॉइस। उस ओटोस्क्लेरोसिस के लिए आप नर्स को, उस क्लाइंट को बताएगी भाई स्टेपेक्टमी क्या है, भाई स्टपीज का रिमूवल या है, वो क्या है, एक ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। हेयरिंग एड्स यूजुअली रिस्टोर सम हेयरिंग, अगर आप हेयरिंग एड्स लगाओगे, हेयरिंग एड्स, तो आपकी क्या हो सकती है, कुछ लेवल तक की आपकी हेयरिंग रिस्टोर हो सकती है। द क्लाइंट इज यूजुअली अनेबल टू हेयर बेस टोन्स, कोई भी बेस आवाज वो क्लाइंट नहीं सुन पाएगा। क्लियर है, उसके अलावा क्या, एयर कंडक्शन इज मोर इफेक्टिव देन बोन कंडक्शन। डी ऑप्शन कह रहा है कि भाई एयर कंडक्शन इज मोर इफेक्टिव देन बोन कंडक्शन। तो इसमें क्या राइट आंसर होने वाला है, मोस्ट ऑफ दी कुछ डी कर रहे हैं, कुछ ए राइट कर रहे हैं, उन सब के लिए मैं बता देता हूं कि भाई जो अपनी स्टेपेक्टमी होती है वो हमेशा प्रोसीजर और चॉइस होती है, पर जनरली क्या होता है कि ओल्ड एज में प्रिफर नहीं करते, उनके लिए क्या रहता है, आपको हेयरिंग एड से क्या हो सकता है, आपकी हेयरिंग रिस्टोर हो सकती है। तो आप अगर ओल्ड एज ज़्यादा है उस कंडीशन में अपन उसको क्या सजेशन कर सकते हैं कि भाई आप हेयरिंग एड्स लगवा लो, उससे क्या होगा कि आप कुछ लेवल तक आपकी क्या हो जाती है, कुछ लेवल तक आपकी जो हेयरिंग है वो इंप्रूवमेंट हो जाएगी, कुछ लेवल तक की हेयरिंग इंप्रूवमेंट हो जाएगी। एक पर्सन की बड़ी रिक्वेस्ट है, ख्वाहिश आई है कि भाई वेबर जो रिने टेस्ट है उसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए, वेबर और रिने टेस्ट, तो उस चीज़ को मैं थोड़ा कंसिडर करूंगा। मैं समझता हूं कि जो आई वाला पोर्शन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो वेबर और रिने टेस्ट रहते हैं। देखो ज़्यादा कुछ नहीं है, दो चीज़ें बताऊंगा मैं आपको, पूरा कंसेप्ट आपको समझना है अगर वेबर और रिने टेस्ट का। देखो वेबर और रिने टेस्ट की अगर अपन बात करें तो क्या होता है, इस टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए अपन एक यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट, उसका नाम होता है अपना ट्यूनिक फॉक। क्या होता है, ट्यूनिक फॉक होता है, और वो क्या करता है 512 हर्ट्ज की क्या कर सकता है, फ्रीक्वेंसी में क्या कर सकता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर सकता है। क्या कर सकता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर सकता है। क्लियर है, पहली बात क्लियर है भाई। ट्यूनिक फॉक होता है, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है ट्यूनिक फॉक की, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। कल आपको इसकी इमेज दिखा दी जाएगी ट्यूनिक फॉक की, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब क्या होता है, वाइब्रेशन कैसे प्रोड्यूस, उसको क्या करेंगे अपन को, इस चीज़ को मारते ना तो एक कंपन जैसी कुछ चीज़ों में कंपन बनती है, तो कुछ वैसे ही क्या होगा इस ट्यूनिक फॉर्म में क्या होगी, आप ऐसे हाथ में टच करोगे तो क्या होगी, उसमें क्या होगा, कंपन होगी, और उस कंपन को क्या करेंगे, जैसे कंपन उत्पन्न होगी अपन क्या करेंगे, उसको यहाँ पे रख सकते हो मिड ऑफ बेस,
या फिर आप यहाँ भी रख सकते हो ग्लेबुला जो रहता है, या फिर आप अपने लिप पर भी रख सकते हो, तीनों कंडीशन में भी आप रख सकते हो, ठीक है। तो अब जनरली क्या रखते हैं अपन हेड पे, यहाँ एंटीरियर हेड के ऊपर यहाँ रखते हैं, और फिर अपन देखते हैं जैसे आपने वाइब्रेशन प्रोड्यूस करा, मैं वेबर टेस्ट बता रहा हूँ। वेबर टेस्ट का प्रोसीजर क्या रहता है, आपने क्या करा, वाइब्रेशन पैदा करा, वाइब्रेशन जनरेट करा, और आपने क्या करा, सीधा के सीधा आपने क्या रखना, आपने मिड ऑफ द हेड में रखा, और फिर आप पेशेंट को पूछोगे कि भाई दोनों तरफ आपको कैसा सुनाई दे रहा है, एक तरफ ज़्यादा सुनाई दे रहा है या एक तरफ, दोनों तरफ बराबर सुनाई दे रहा है। अगर पर्सन कहता है कि मुझे इस कान की ओर ज़्यादा वाइब्रेशन आ रहा है, मुझे इस कान की ओर ज़्यादा सुनाई दे रहा है, या किस कान की ओर ज़्यादा वाइब्रेशन आ रहा है, तो उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, लेटरलाइजेशन ऑफ साउंड। क्या कहेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म रहती है लेटरलाइजेशन ऑफ साउंड। लेटरलाइजेशन ऑफ साउंड, लेटरलाइजेशन ऑफ साउंड। क्लियर है भाई, आपने वाइब्रेशन जनरेट करा, आपने ट्यूनिंग फ्रॉग को मिड ऑफ द हेड रखा, और आप पर्सन से पूछोगे, उस पेशेंट से, कि भाई आपको किस तरफ वाइब्रेशन ज़्यादा आ रहा है। अगर पेशेंट कहेगा कि मुझे राइट साइड में ज़्यादा आ रहा है या फिर लेफ्ट साइड में ज़्यादा आ रहा है, तो उस कंडीशन में आप उसको कह दोगे कि भाई एक तरफ अगर वो कह रहा है कि मुझे ज़्यादा सुनाई दे रहा है, तो उस कंडीशन का मतलब क्या है कि लेटरलाइज्ड हो रहा है साउंड एक तरफ, और जिस तरफ लेटरलाइज्ड हो रहा है, बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरफ लेटरलाइज्ड हो रहा है उस कान में क्या है, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है। भुवनेश्वर एम्स 2018 15 फेब का क्वेश्चन है कि लेटरलाइज जिस तरफ हो रहा है वो कान क्या इंडिकेट कर रहा है, उसमें कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है। क्या है, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है। लेटरलाइजेशन ऑलवेज इंडिकेट कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, पहली बात ये। अब उस कान में आपका क्लियर हो गया कि इसमें कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है। अब आप क्या करोगे कि भाई जो दूसरा ईयर है, एक तरफ लेटरलाइज हुआ, उसमें क्या है, नॉर्मल क्या कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, ये बात तो क्लियर होगी। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि जो दूसरा वाला कान है उसमें क्या हो सकता है, या तो नॉर्मल हेयरिंग हो सकती है या फिर सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस हो सकता है। क्या हो सकता है, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस हो सकता है। और उसको कंफर्म करने के लिए अपन के पास में वेबर और रिने का एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, और उसको कंफर्म करने के लिए अगर कोई पर्सन झूठ भी बोल रहा हो कि भाई मुझे सुनाई दे रहा है, जिसे अपन मेलिग्नरिंग कहते हैं, उस कंडीशन में उस दोनों चीज़ को वेबर और रिने को कंफर्म करने के लिए अपन क्या करते हैं, ऑडियोमेट्री करते हैं। अभी तक अगर कोई वेबर टेस्ट में साउंड लेटरलाइज्ड हो रहा है, वो क्या शो कर रहा है, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस शो कर रहा है। क्या कर रहा है, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। और जिस साइड दूसरा वर्ड हो सकता है नॉर्मल हो सकता है, और उस जो नॉर्मल ईयर अगर उसमें और बेटर भी सुनाई दे सकता है, तो उस कंडीशन में हो सकता है उसमें न्यूरल जो सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस हो सकती है, ऐसी दिक्कत आ सकती है। पर लेटरलाइज्ड हो रहा है वो मतलब श्योर है कि उस कान में क्या हो रहा है, उसमें कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है। अब अगर रीने टेस्ट की बात करें तो रीने टेस्ट में लगभग सिमिलर प्रोसीजर रहेगा, लगभग सिमिलर रहेगा। उसमें भी क्या करना है आपको, ट्यूनिक फॉर्क से क्या करना है, ट्यूनिक फॉर्क से आपको वाइब्रेशन जनरेट करना है, और इस बार रखने की जगह बदल जानी। रखने वाला पोर्शन क्या रहता है, ये बेस वाला रहता है, और रखना क्या आपके मेस्टोइड वाले प्रोसेस पे। कहाँ रखना है, आपके मेस्टोइड प्रोसेस पे रखना है। और मेस्टोइड प्रोसेस के बाद में रखने के बाद आप नोट करोगे कि कितने सेकेंड तक उसको वो वाइब्रेशन सुनाई देता है, कितने सेकंड तक उसको जो वाइब्रेशन सुनाई देता है। मेस्टोइड प्रोसेस में रखा मतलब वॉन ही अंदर तक पहुंचाएगी, मतलब क्या है, वॉन कंडक्शन हो रहा है। अब क्या करेंगे, अब कितने सेकंड आपने नोट कर लिया भाई, 3 सेकंड उसको कंटिन्यू वाइब्रेशन सुनाई दिया, उसके बाद वापस आप रिमूव करोगे, वहां से हटाओगे, और फिर क्या करोगे, उसमें वापस वाइब्रेशन जनरेट करोगे, आप कान के सामने लेके आओगे, और फिर पूछोगे मरीज को कि भाई अब कितनी देर तक सुनाई देता है। तो क्या होता है, जो नॉर्मल जो कंडीशन होती है, नॉर्मल कंडीशन होती है कि भाई एयर जो कंडक्शन होता है वो मोर देन होता है बॉन कंडक्शन में, और अब नॉर्मल कंडीशन होगी जब भी किसी पेशेंट को कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होगी, मतलब कंडक्टिव जो हेयरिंग लॉस होती है उस कंडीशन में क्या होगा कि बॉन कंडक्शन क्या हो जाएगा, एयर कंडक्शन से क्या हो जाएगा ज़्यादा, और वो कंडीशन क्या कहलाती है, आपकी कंडक्टिव हेयरिंग लॉस कहलाती है। इसके लिए अपन रीनल टेस्ट क्या करते हैं, रीने टेस्ट करते हैं, और ये क्या है, एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। अब वेबर्स और रेने को कंफर्म करने के लिए हमेशा ऑडियोमेट्री की जाती है। क्या की जाती है, ऑडियोमेट्री की जाती है। अगर भाई एयर कंडक्शन जो होता है, जितनी ड्यूरेशन तक उसको एयर की वजह से उसको वाइब्रेशन सुनाई, उसको टच नहीं करना, सिर्फ आपको कान के सामने रखना है। जितनी देर तक एयर कंडक्शन सुनाई देता है, अगर एयर कंडक्शन अगर जो बॉन के मेस्टोइड पे रखने से अगर बॉन कंडक्शन से ज़्यादा अगर एयर कंडक्शन है, बॉन कंडक्शन से ज़्यादा अगर एयर कंडक्शन है, तो वो नॉर्मल कंडीशन है। एयर कंडक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन बॉन कंडक्शन। इफ एनी सिचुएशन इन विच बॉन कंडक्शन इज ग्रेटर देन एयर कंडक्शन, इट इज इंडिकेटिंग दैट पर्सन हैव कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। क्लियर है, बहुत क्लियर कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात रहती है। पॉजिटिव रीने टेस्ट का मतलब क्या है कि पर्सन को बॉन कंडक्शन ज़्यादा है, किससे, आपके
एयर कंडक्शन से। और पर्सन को क्या है, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस की दिक्कत है। क्या है, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। पॉजिटिव ऑलवेज इंडिकेट पर्सन को हेयरिंग प्रॉब्लम है। जनरली जो हेयरिंग प्रॉब्लम होती है, एक तो होती है सेंट्रल हेयरिंग, आपका जो ब्रेन का जो हेयरिंग विजुअल है, जो हेयरिंग एरिया होता है उसमें डिस्टर्ब हो जाए, आपके तार कट जाए, बिजली जहाँ से बिजली बनती है वहाँ से अगर कनेक्शन कट जाए तो क्या है, सेंट्रल हेयरिंग लॉस है। अगर आगे ट्रांसमिशन में दिक्कत आए या फिर उस जो अपने बिजली घर से अपने जो घर तक बिजली आती है ना, अगर उसमें दिक्कत है, मतलब क्या आपकी जो नर्व वेस्टिबुलो कोक्लियर में दिक्कत है तो सेंसरी न्यूरल हो सकती है। और अगर आपको उसको पहुंचाने में अपने खुद के जो अपने कंडक्शन में दिक्कत आती है, मतलब ईरोसिकल्स में दिक्कत आ रही है, तो आपको क्या हो सकता है, कंडक्टिव हेयरिंग क्या हो सकती है, कंडक्टिव हेयरिंग हो सकती है, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। पॉजिटिव ऑलवेज इंडिकेट पर्सन हैव कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। यही अपन कंफर्म कर सकते, दोनों टेस्ट से ही अपन कंडक्टिव को डिटेक्ट कर सकते हैं, सेंसरी को आपको कंफर्म नहीं कर सकते। सेंसरी के लिए आपको ऑडियोमेट्री करवानी पड़ेगी, पर जनरली पहले वेबर करते हैं। वेबर में लेटरलाइजेशन इंपॉर्टेंट होता है और रीने टेस्ट में बॉन कंडक्शन और एयर कंडक्शन का ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट होता है। बॉन कंडक्शन से हमेशा एयर कंडक्शन ज़्यादा होता है। बॉन कंडक्शन को अपन लिए मेस्टोइड प्रोसेस पे रखेंगे और एयर कंडक्शन के लिए अपन ठीक फ्रंट में, अपने ईयर के ठीक फ्रंट में रखेंगे। अगर ज़्यादा किस में, एयर कंडक्शन में ज़्यादा है, एयर कंडक्शन में ज़्यादा है मतलब सब कुछ ठीक है। अगर बॉन कंडक्शन में ज़्यादा है मतलब दिक्कत है। बॉन कंडक्शन में ज़्यादा अपने को नहीं चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात रहती है। वेबर और रीने टेस्ट से सवाल बनते हैं, हमेशा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है, इस पर जरा गौर करिएगा। क्लियर है। नेक्स्ट जो सवाल रहता है आपका वो रहता है, क्लाइंट इज शेड्यूल फॉर ए लेबरेनेक्टमी टू ट्रीट मेनरी सिंड्रोम, व्हाट एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द प्रोसीजर्स शुड बी इंक्लूडेड इन द प्री ऑपरेटिव टीचिंग। एक क्लाइंट क्या है, मेनरी सिंड्रोम के लिए, किसके लिए, आपका क्या है, लेबरेनेक्टमी कहते हैं। अपन जो इनर ईयर रहता है, जो इनर ईयर रहता है, इनर ईयर को अपन किस नाम से जानते हैं, लेब्रियंथ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, लेब्रियंथ के नाम से जानते हैं, लेब्रियंथ के नाम से जानते हैं। वहाँ पे एक होता है आपका बोनी लेब्रियंथ, एक होता है आपका बोनी लेब्रियंथ और एक होता है आपका मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ। मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ क्या होता है, एक तो बोनी लेब्रियंथ होता है, एक होता है आपका मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ। बोनी लेब्रियंथ, बोनी लेब्रियंथ और मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ, बोनी लेब्रियंथ और मेम्ब्रेनस इनर ईयर के पार्ट होते हैं। अगर इसका रिमूवल हो जाए उसको अपन क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ बोनी एंड मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ इज नोन एज क्या, लेबरेनेक्टमी कहते हैं। क्या कहते हैं, लेबरेनेक्टमी कहते हैं। अब उसको क्या, उसको ट्रीट करने के लिए व्हाट एस्पेक्ट, अगर आप किसी पर्सन का मेनरी सिंड्रोम की वजह से आप क्या कर रहे हो, इसमें किसकी दिक्कत आती है, एंडोलिम्फेटिक्स की। मेनरी सिंड्रोम में क्या होता है, जो अपना जो एंडोलिप होता है ना, एंडोलिप फ्लूइड जो अपना मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ के अंदर होता है, इसकी अगर अपन थोड़ी फिजियोलॉजी पर अगर अपन जाएं तो देखिए कि भाई आउटर क्या होता है, इनर ईयर की जो स्ट्रक्चर होती है ना, एक तो होता है सेमी सर्कुलर कैनाल। क्या होता है आपका, सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल होता है। एक होता है आपका वेस्टिबुले, एक होता है आपका वेस्टिबुले और एक होता है आपका कौन सा वाला, आपका जो स्केला मीडिया, जिसको अपन क्या करें, मेनली जो ये पार्ट रहते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल, वेस्टिबुले और स्केला मीडिया। उसके अलावा ये पार्ट होते हैं आपके किसके, बोनी लेब्रियंथ के। और इसके अंदर क्या होता है आपका, मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ होता है। और बोनी लेब्रियंथ और मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, पेरिलिम्ब कहते हैं। और जो मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन कहते हैं एंडोलिप कहते हैं, एंडोलिम्फ कहते हैं। और जब एंडोलिम्फ का बॉडी में एक्सेसिव लेवल होता है, पेरिलिम्फ होता है ना। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बता रहा हूं, पेरिलिम्फ हमेशा सोडियम से रिच होता है, पेरिलिम्फ में हमेशा सोडियम हाई मात्रा में पाया जाता है। जबकि एंडोलिम्फ में क्या होता है, एंडोलिम्फ में क्या होता है, पोटेशियम हमेशा हाई अमाउंट में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पोटेशियम हाई अमाउंट में पाया जाता है। और जब एंडोलिम्फ का लेवल बढ़ जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, एंडोलिम्फेटिक्स हाइड्रोप्स या फिर मेनरी डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं, मेनरी डिजीज कहते हैं। एक अपन पढ़ते हैं अपना अपने हाइड्रोसिफिलिस, ठीक है, उसमें CSF का एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है। वैसे ही जब ईयर में
एंडोलिम्फ का एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाए, एक्सेसिव अमाउंट ये एंडोलिम्फ में क्या हो जाए, आपका एंडोलिम्फ बनने लग जाए, या फिर उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो, वो दोनों कंडीशन में क्या हो सकता है, एंडोलिम्फेटिक्स हाइड्रोप्स बनता है, उसको अपन क्या कहते हैं, मेनरे डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं, मेनरे डिजीज कहते हैं। अगर उस कंडीशन में हो जाए, उस पर्सन को एक तो वट्टी को उसका क्लासिकल साइन रहता है, पर्सन को चक्कर आते रहते हैं, इतना सर चक्कर आ जाता है। जब ज़्यादा चक्कर आएंगे तो अब उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, सर जो मेरा चक्कर आए, ठीक है ना, जब ज़्यादा सर चकराएगा, कोई जब बैठेगा नहीं, अपने ट्रीटमेंट से एडजस्टमेंट हो नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, लेबरेंडेक्टमी करते हैं, इनर ईयर को अपन हटा ही देते हैं। और जब इनर ईयर को हटाओगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपका एक ही काम हो जाएगा, एक ही काम क्या हो जाएगा, आपका परमानेंट काम हो जाएगा, किसका, हेयरिंग का टंटा खत्म हो जाएगा, दुनियादारी की सुननी खत्म हो जाएगी, ये बात ही खत्म हो जाएगी कौन क्या कह रहा है। जो और लड़कियों के लिए सबसे बड़ा नुकसान होगा चुगली वाला, फिर वो चुगली नहीं कर पाएंगे, किसी को कुछ बात बता नहीं पाएगी, तो वो सबसे बड़ा नुकसान होगा। अगर किसी लड़की ने लेबरेंडेक्टमी कराई है तो क्या होगा, परमानेंट और इरिवर्सिबल डीपनेस होगी। क्या होगी, परमानेंट इरिवर्सिबल डीपनेस होगी, किसकी, लेबरेंडेक्टमी की बात कर रहा हूँ, परमानेंट डीपनेस हो जाएगी। तो ये बात इंपॉर्टेंट रहती है कि भाई जब आप ऐसी पेशेंट के साथ में करो तो उसको ये क्लियरली बता देना कि भाई अब जो सुनना है लास्ट सुन ले, यह तुम्हारी लास्ट जो सुनना है सुन ले, उसके बाद सुनने का काम नहीं रहेगा। डी इज द राइट आंसर। क्या रहेगा, डी जो आपका रहेगा राइट आंसर रहेगा। देखो उसके अलावा अब जो आपको टेस्ट करने का एक मौका मिल गया है, एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई, आपका रीने टेस्ट का क्वेश्चन आ गया है कि एक नर्स परफॉर्म ए रीने टेस्ट ड्यूरिंग फिजिकल असेसमेंट ऑफ ए क्लाइंट। The client indicate that the sound is louder when the vibrating tuning fork is placed against the mastoid bone। खुद को टेस्ट कर लीजिए, अपने नॉलेज को असेस कर लीजिए। क्लियर है क्या हो रहा है इसमें, उस कंडीशन में हो क्या रहा है कि नर्स परफॉर्म ए रीने टेस्ट ड्यूरिंग द फिजिकल असेसमेंट, फिजिकल असेसमेंट के दौरान रीने टेस्ट करा है। क्लियर है, रीने टेस्ट करा है। द क्लाइंट इंडिकेट दैट द साउंड इज लाउडर व्हेन वाइब्रेटिंग ट्यूनिक फॉर्म, जो वाइब्रेटिंग ट्यूनिक फॉर्म होता है, इज प्लेस्ड मेस्टोइड बोन व्हेन द होल्ड क्लोजली टू द ईयर के जब सामने रख रही है, उससे ज़्यादा जब मेस्टोइड पे रख रहे हैं तब मुझे ज़्यादा वाइब्रेशन सुनाई देता है, तब मुझे ज़्यादा सुनाई देता है। तब भी क्या होता है, क्या रहता है, आपको ज़्यादा सुनाई देता है। व्हाट कंक्लूजन शुड द नर्स मेक अबाउट दीज रिजल्ट, व्हाट शुड नर्स मेक अबाउट द रिजल्ट, रिप्रेजेंट, ये क्या रिजल्ट शो करेगा, ये रिजल्ट क्या शो करेगा, द रिप्रेजेंट एन एक्सपेक्टेड फाइंडिंग, द क्लाइंट मे हैव ए सेंसोरो-न्यूरल डेफिशिएंट, दिस इज एविडेंस ऑफ कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, द क्लाइंट हैज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द मेस्टोइड, क्लाइंट हैज एन इन्फ्लामेशन ऑफ मेस्टोइड। 250 रहे, 260 रहे, 500 रहे, 5000 रहे, ये चीज़ें कोई मैटर नहीं करती है, इसकी चिंता छोड़ो। आप कितने रहे हो, जिसको जो सीखना होगा वो आएगा। अपने पास जो चीज़ें वो एकदम प्योर चीज़ें, एकदम कोई घी अपना मिक्स मसाला नहीं है। क्लियर है, तो ये क्या कंडीशन रहेगी, ये क्या शो करेगी, जिस लोगों का ए आ रहा है उससे मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि ए क्यों आ रहा है यार, ए नहीं आना चाहिए था, बिल्कुल सी ही आंसर आना चाहिए था। तो सी इज़ द राइट आंसर है। मतलब क्या है, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है। क्या है, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है। दिस इज द एविडेंस ऑफ कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। किसका एविडेंस है, आपके कंडक्टिव हेयरिंग लॉस का एक एविडेंस है। सी इज द राइट आंसर है। अगर किसी पर्सन को जब मेस्टोइड पर रखकर ज़्यादा सुनाई दे रहा है, जब आप ईयर के सामने रखने से, तो उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन किस नाम से जानेंगे, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस के नाम से जानेंगे। क्लियर है। देखो सेंसरी डिफेक्ट नहीं होता मेनरी डिजीज में, पर डिजीज जब इनर ईयर की होगी और इनर ईयर का जो भी सारे अपने हेयर सेल्स है, कोक्लियाज है, ये सारी चीज़ अगर आप रिमूव कर दोगे तो जहाँ से वेस्टिबुल जो नर्व निकलती है वो कहाँ से निकलती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ कोक्लिया, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी से निकलती है। और जब वहाँ से वो ऑर्गन ही नहीं रहेगा तो नर्व निकलेगी कहाँ से, सेंसेशन वहाँ पहुँचेगी नहीं, तो वो कहाँ, उसका ट्रांसमिशन का बीच का कनेक्शन कट जाएगा। तो फिर बात क्या हो जाएगी, ट्यूरिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी, किसकी, न्यूरल प्रॉब्लम आ जाएगी, और कंडीशन बड़ी वर्ष हो जाती है उस कंडीशन में। तो आपको हमेशा याद रखना है कि भाई उसी सिचुएशन में आपको किस तरह से ट्रीट करना है। लेबरेंडेक्टमी का मतलब होता है परमानेंट डीपनेस, और उसके अलावा जो ये रहता है, आपको रीने और वेबर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझिएगा, क्योंकि एग्जाम में सवाल यही बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो अपन ईयर की बात करें ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ही यही है, वेबर और रीने टेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। बहुत बढ़िया है, बस अपन रुक जाएंगे, यही सवाल आज का लास्ट सवाल था। आप सब थोड़ा और फोकस करिए, खुद को और ज़्यादा शार्प बनाइए, इतना शार्प कि आप सीधा नॉर्सेट में जो ये लिस्ट आने वाली है उसमें अपना नाम फिक्स कर दीजिए। ऐसी मेरी आप सभी को बेस्ट विशेज़ है। बाकी सब चीज़ें छोड़ दीजिए, सब मोह माया है, और आप
श्योर सेलेक्ट होंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाओं के साथ में आज के सेशन को यहीं खत्म करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।